तो फिलहाल यात्रा हमारी आ गई है लखनऊ। फिलहाल के 2 दिन हो गए, दूसरा दिन है आज यात्रा का लखनऊ में। और यहाँ हमारे तमाम साथी मित्र, नौजवान मित्र जुटे हुए हैं। और आते ही सबसे पहले रोजगार के मुद्दे पे बातचीत कैमरा शुरू होने से पहले, मतलब ये रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले ही शुरू हो चुकी थी। तो हमने कहा बातचीत जब कर ही रहे हैं तो रिकॉर्ड भी करते चलें ताकि आपकी बात ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो फिलहाल हम लखनऊ के 1090 चौराहे पर हैं। और यहाँ से जो लखनऊ मायावती ने बनवाया था मुख्यमंत्री रहते, वो नज़र आता। थोड़ा कैमरा ऊपर करके दिखा दो भाई, पीछे पार्क आर्क है। हालांकि मायावती इस बार कह रही है कि अगर आपकी सरकार आई तो पार्क नहीं बनवाएंगी। मुझे लगता है सारा कोटा उन्होंने जो है अपना 7 से 12 वाले टर्म में पूरा कर दिया था। अखिलेश यादव ने भी पार्क बनवाया, उनके पापा ने भी बनवाया था। तो पार्क के लिए लखनऊ जाना जाता है। यहाँ अम्बेडकर पार्क है, वहाँ जनेश्वर मिश्रा पार्क है, लोहिया पार्क है, और पुराने भी कई हाथी पार्क और शहीद पार्क, बहुत सारे नींबू पार्क हैं। हाँ, तो ये लखनऊ नवाबों का शहर तो है ही है, पार्कों का शहर भी है। फिलहाल तमाम नौजवान साथी हमारे साथ जुटे हुए हैं, उनसे उनके मुद्दे जानते हैं। तुम एकदम कागज लिए खड़े हो हैं? क्या नाम है? संदीप दुबे नाम है सर। संदीप जी कौन आ गया? जी 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 बड़ी बढ़िया लगा जी सर। है? क्या करना था? सुना दे सर, क्या सुना दे? फोन करवाओगे तुम किसी से? जी क्या सर। है? सर ये हम लोगों के जूनियर इंजीनियर भर्ती का मामला है, जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है लखनऊ में 2016 में जूनियर इंजीनियर के पद सपा शासनकाल में, और 2018 में बीजेपी कार्यकाल में वैकेंसी आई थी। सर सरकार का पूरा 5 साल का कार्यकाल बीतने वाला है, हम लोगों की ये परीक्षा नहीं करा पाए हैं। परीक्षा नहीं करा पाए सर। एक लड़का जो डिप्लोमा करता है वो मध्यम परिवार का होता है, ठीक, डिप्लोमा करके सर हमने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बहराइच से पढ़ाई की सर। फिर उसके बाद तैयारी करने के लिए सर पापा सूत मिल में काम करते थे, कंपनी 2015 में बंद हो गई, ज़मीन बेच के सर इलाहाबाद गए तैयारी करने। सर आज 5 साल हो गया तैयारी करते हुए, इन्होंने परीक्षा नहीं कराई। सर हम लोग डिप्लोमा से हैं, और डिप्लोमा कैंडिडेट हाई स्कूल के बाद करता है सर, उसके बाद और कोई फॉर्म भर ही नहीं सकता सर। सर क्योंकि हाई स्कूल होता है और हम लोग ना ग्रेजुएशन में गिने जाते हैं, बस हम लोग का डिप्लोमा माना जाता है। हम सिविल इंजीनियरिंग से, तो हम लोग सिविल इंजीनियरिंग का फॉर्म भर सकते हैं और कोई फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि और हर ये 4 महीने बाद परीक्षा लगा देते थे। 16 वाली परीक्षा पहले जो डेट आई थी वो 21 मई 2017 में होनी थी। उसके बाद सर सरकार बदली, आयोग भंग हुआ, 18 में आयोग बना, 18 महीने में 2-4 पद की वैकेंसी निकाली, लेकिन कहीं नामो निशान नहीं। 18 सर पूरा बीता, फिर 19 नवंबर में इन्होंने एग्जामिनेशन डेट दिया। हम लोग इंतजार करते गए सर, फिर भी नहीं कराया। फिर हम लोग सर फाइनली कोर्ट में गए। कोर्ट ने अक्टूबर में आयोग ने कहा कि हम परीक्षा करा लेंगे, उसके बाद कोर्ट की भी बात नहीं मानी। सर हम लोग 10-10 रुपये 20-20 रुपये सब लड़के कलेक्शन करके कोर्ट गए। हम आपको लिस्ट दे देते, सारे मंत्रियों से मिले। मैं आपसे बता देता हूँ। हाँ जी, बात होती कि खाली जाकर हाँ, लेटर बात होती है। चिट्ठी सौंप आते हो? नहीं, सब कुछ बात होती है। जैसे अगर मैं बात करूँ सही मंत्रियों में, तो ब्रजेश पाठक, उन्होंने थोड़ा बहुत हम लोगों का सहयोग किया। जयप्रकाश मिश्रा जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने भी एक बार आयोग के चेयरमैन प्रवीण कुमार जी से बात की, ठीक है। नहीं शायद पहले शायद थे ठाकुर साहब, ब्राह्मणों का नाम खराब हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री थे भैया। ये बच्चा खुद ब्राह्मण है यार, ब्राह्मण क्या भैया? अरे भैया, ये ब्राह्मण ठाकुर मतलब अभी जो बात हो रही है वो बात भाई, फिर बात ठीक है सर। तो उनसे भी उन्होंने भी फ़ोन किया, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जी के पास 3 बार हम लोग सर गए, उन्होंने कहा हो जाएगा। कार्यालय के बाद मुख्यमंत्री जनता दरबार में सर 4 बार लेटर गया हमारे पास सर, उसके वो भी वहाँ पे जो आयोग फॉरवर्ड, उन्होंने वो खाली हमेशा लिख के देते हैं आगामी माह। आज 2.5 साल से सर आगामी माह लिख के दे रहे हैं। सर समझ लीजिए बहुत हम लोग की स्थिति इतनी खराब है कि हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। पहला पेपर 16 में तुमने बता रहे थे आया था। हाँ, 16 वो नहीं हो पाया, वो भी नहीं हुआ। फिर 18 में 18 में आया। 18 में नहीं वैकेंसी, 16 में 489 पद आए थे, 18 में सर आए थे 1477 पद। दोनों की परीक्षा नहीं बाकी है। उसके बाद उन्होंने EWS लगा दिया। अभी वो 30 मार्च को सरकार ने EWS भी क्लियर कर दिया कि जो भर्तियों में परीक्षाएं नहीं हुई उसमें EWS लगेगा, ठीक है। फिर इसको इन्होंने 30 मार्च को क्लियर हुआ, तो अभी इन्होंने वेबसाइट ओपन की है। अब 24 नवंबर तक EWS चलेगा, उसके बाद ये परीक्षा कराने के विचार में नहीं है सर, नहीं है। आपकी जो साथी संगत है कितने लोग होंगे? सर मैं वो क्या विचार कर रहे हैं? एक चीज ये बताना चाह रहा हूँ सर, 2016 में इनकी सरकार भी नहीं आई थी, तब एक भर्ती विज्ञापन निकला था, और ये 2021 चल रहा है। इसके बीच में आयोग जो UPSSC है, ये एक तरह से ठप आयोग है, किसी ने कुछ काम नहीं कराया है। समूह का की समस्त भर्तियों को इसने लपेटे में रख के डब्बे में बंद कर रखा था। अभी जब टोटल इलेक्शन का सीजन आया, तो इन्होंने भर्तियों को लेकर जब काम करना शुरू किया, अभी
किस दिन आया ईडब्ल्यूएस का? इसी महीने में ओपन हुआ है पोर्टल। यानी जो आरक्षण का एक नियमावली आई, उसमें एक इनका सिस्टम ये बना था कि जो बिजनेस भर्तियों के लिए अभी तक कोई परीक्षा नहीं हुई है, यानी कोई चरण उसका शुरू नहीं हुआ है, विज्ञापन जारी हो गया है, उस पर भी ईडब्ल्यूएस लगेगा, भले ही वो विज्ञापन जब ये प्राविधान आया था आरक्षण का उसके बाद जारी किया गया हो। अब आपको बता दें कि 28 भर्तियां थी टोटल, जब इनकी अभी 1-1.5 साल पहले जब इन्होंने काम करना शुरू किया, उस 28 भर्तियों में सिर्फ 4 भर्तियां इनको खोजे मिली जिसमें ईडब्ल्यूएस का आरक्षण इनको इम्प्लीमेंट करना था। और वो चारों भर्तियां सर, हम लोग बताएं कि वो चारों की भर्तियां सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा की जो अभ्यर्थी हैं वो उन्हीं के लिए हैं। सिर्फ अब हमें ही चारों में डिप्लोमा और बीटेक वालों में कोई झगड़ा चलता है? नहीं सर, वो झगड़ा ये गलत चलता है सर। देखिए, डिप्लोमा जो होता है एक इसको 12th लेवल का 10+2 लेवल का एक डिप्लोमा होता है। ये इसको करने के बाद कोई भी इंसान ग्रेजुएशन कर सकता है, इसको 12th के समकक्ष माना जाता है। लेकिन क्या होता है, और बीटेक क्या होता है, एक डिग्री कोर्स होता है जो बड़े बड़े IITs NITs भी वही सिलेबस फॉलो कराते हैं जी। वो सिलेबस फॉलो कराते हैं, साथ में स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ वगैरह। और जो डिप्लोमा का है सिलेबस सर, ये हमको लग रहा है जब से आज़ादी मिली और वो बना होगा बोर्ड, तब से वही सिलेबस चल रहा था। अभी जाके 2 साल पहले IIT कानपुर की मदद से थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया गया है। और सर इसमें जो पहले कोई भी डिज़ाइन, जैसे हम लोग सिविल इंजीनियर हैं, कोई भी पहले कोई डिज़ाइन काम होता था, कोई भी अभिकल्पन हुआ, कोई भी बिल्डिंग बनानी है, कोई भी पुल बनाना है, तो जो पुराना ढर्रा था उसके अकॉर्डिंग होता था। हमारे सिलेबस में वो चेंज तक नहीं आया था नया वाला। अच्छा, उनका एक तर्क आता है कि हमको अगर डिप्लोमा के साथ में परीक्षा में बैठने दिया जाएगा तो सिलेबस तो डिप्लोमा वालों का रहेगा। अब सर मैं बस सिर्फ एक उनसे मेरा एक क्वेश्चन है, आज ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है मुझे कि सर अगर कोई भी बच्चा अगर एक सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है तो इतिहास विषय या भूगोल विषय या कोई भी एक विषय जो उसने ले रखा है, वो जिस गहराई से उसे पढ़ेगा, एक वनडे एग्जाम SSC बैंक या फिर कोई लेखपाल वगैरह की तैयारी करने वाला उतनी गहराई से उस विषय को नहीं समझ पाएगा। डिप्लोमा सिर्फ वही है सर, हमारे सिलेबस का देखिए, एक पतली सी किताब होती है 300-400 पेज की, उसी में पूरा सब्जेक्ट निपटा दिया जाता है। बीटेक में उसी सब्जेक्ट को 2 या 3 सेमेस्टर खींचा जाता है, और वो लोग हमसे फिर कंपटीशन की बात करते हैं कि हमारे साथ बैठेंगे, एग्जाम निकाल देंगे। सर एक तो हमारा एग्जाम नहीं हो रहा, ऊपर से और योग्य लोग या और अच्छी फैसिलिटी में हम कह रहे हैं कि हमारे को डिग्री में अलाउ कर दो, हम लोग भी डिप्लोमा कर लें, गरीब परिवार का बच्चा डिप्लोमा कर ले, डिप्लोमा के बाद में हम भी ग्रेजुएशन जो भी है हमारा ग्रेजुएट लेवल के पेपर हम देने योग्य हो जाएं। आप हमारे साथ बैठो, हमारे पास मौके तो बढ़ेंगे। एक ही मौका है, 6 साल से मैं पेपर नहीं दे पाया हूँ सर। जो 2016 में भर्ती आई तब 18 और 21 2 टाइप के पद थे, 18 वर्ष के लोग भी भर सकते थे, 21 वाले। तब मेरा 21 वर्ष नहीं हुआ था, कुछ दिनों से मैं रुक रहा था। और आज ये है कि इनका जो पैटर्न चल रहा है यूपी सर, अभी मैं 27 का हो गया हूँ। यस सर, तो 20 अब ये सर जब हम लोग हुए और उस टाइम पे हम लोगों ने जब फॉर्म भरा सर, कुछ लोगों का अब ये सिस्टम है कि अगर अभी पेपर होता है इनका 2-3-4 साल बाद, 6 साल पहले वाला रिजल्ट बोल रहे हैं अभी हम दिसंबर तक देंगे, यह आयोग का काम है। और इसकी ब्रांडिंग पोस्टर लगा के, बैनर लगा के हर जगह हो रही है, दिल्ली तक हो रही है। अब सोचिए सर, आप ये सोचिए सर कि अगर ये पेपर इनका 2016 से लेकर 2018 तक, ये देखिए इतने पद इन्होंने बढ़ा रखे हैं। ये देखिए, ये आवेदन लेके, और ये देखिए 16-18 सर जो उनका रिजल्ट का पैटर्न है सर जो इनका रिजल्ट का पैटर्न है, नहीं सर, जो रिजल्ट का पैटर्न है, अब ये अगर आज पेपर होता है हमारा, 2-3 साल बाद रिजल्ट दे रहे हैं। 2016 का रिजल्ट आज तक इनका अभी तक आया नहीं है, आ ही रहा है लगातार। तो आज का अगर ये रिजल्ट हमारी भर्ती प्रक्रिया का दे भी देते हैं और अगर मेरा उसमें सिलेक्शन ना हो, तो इसके बाद में जो ये अगली बार निकालेंगे 2-3 साल बाद, उसमें मैं ओवर एज हो जाऊंगा। यानी मेरे पास यही एक मौका है, और ये पेपर के लिए मैं 6 साल से बैठा हूँ। तय होना चाहिए भाई, ये भर्ती इस समय आएगी, इतने समय में हो जाएगी पूरी, और चुनाव टाइम नहीं आएगी। और एक चीज़ और, 2012 से जब तक हम 16 में हम लोग पास हुए, 2017 तक अखिलेश यादव जी के शासनकाल में लगभग 10,000 इंजीनियर उत्तर प्रदेश के अंदर भरे गए थे। ये और मैं बता रहा हूँ सर, अगर मैं एक चीज़ चाहता हूँ, अगर सरकार अच्छी बच्चों के लिए काम करती है तो सभी भर्तियों के लिए एक कानून बना दे कि कोई भी भर्ती नोटिफिकेशन डेट से जो C तक की है वो 6 महीने तक अगर नहीं पूरी होती तो जितना लेट होगा सरकार उसका पूरा पैसा जो ज्वाइन करके जाएगा देगी। तो चाहे आने वाली कोई भी सरकार होगी ना, 6 महीने में ही भर्ती पूरी करेगी, अन्यथा वो फ्री में पैसा नहीं देना चाहेंगे। क्योंकि सर हम लोग का जीवन चला गया, अगर हम लोग नहीं सिलेक्टेड होते वो सर अभी कुछ नहीं, इसी की तैयारी दौड़ रहे हैं लखनऊ में 6 महीने से। 6 मार्च से स्टार्ट किए थे, आज डेट हो गई इतनी, और कहाँ कोई जगह लखनऊ का बाकी नहीं जहां हम लोग गए नहीं। बीजेपी कार्यालय से लेके चाहे मंत्रियों के पैर, जिसके मतलब एक आपको मैं क्या बताऊं, उनके हाथ जोड़ने पड़े हैं जो जिनसे कभी सोचा भी नहीं होगा जिंदगी में। ठीक सर, टैलेंट भरा पड़ा, ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है। हम लोग अगर PCS की भी तैयारी करते, ये प्लेटफॉर्म नहीं होता ना, तो आज कहीं सिलेक्टेड होता है अपने। जो मान लो कोई भर्ती लेट हो रही है,
है ना, उसकी वो भर्ती नहीं हो पा रही है, इतने साल समय गुजर गया, तो प्लान भी नहीं रहता कुछ। प्लान भी वही है सर कि हम लोगों का क्या होगा कि 10+2 के समकक्ष है। तो एक तो ग्रेजुएट लेवल के जितने भी फॉर्म हैं उसके लिए हम योग्य नहीं है। अब साथ में जो ये यूपी के हैं, जैसे सर एसएससी हो गया, वो उसका अलग पैटर्न है एक, और जो एक यूपी का बच्चा है हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से चलता है, हम लोगों की जो परीक्षाएं होती हैं यूपी SSC समूह गा की भर्तियां कराता है। अब जो 10+2 वाला बच्चा है वो समूह गा की भर्तियों के लिए होगा ना। आयोग पिछले 5 साल से कुछ काम ही नहीं कर रहा है। गिनती के इन्होंने 2-3 फाइनल रिजल्ट निकाले हैं, उसमें भी एक वीडियो के ज्वाइनिंग का आपको लोगों को पता होगा, ज्वाइनिंग का सिर्फ इंतजार कर रहे थे, फाइनल रिजल्ट आ गया था, वो भर्ती निरस्त हो गई। जल निगम की एक भर्ती हुई, उसमें क्या हुआ, 3 साल नौकरी कर देने के बाद लोगों को निकाल दिया गया। ये घोटाला पकड़ा जा रहा है। पहले क्या था, भर्तियां होती हैं, पेपर लीक हो जाता है। कुल मिला के ये जब आयोग नहीं काम कर रहा। अच्छा सर, ये चीज़ बुरी तब लगती है जब रोज जो इनका आंकड़ा बनता है 4.5 लाख से 5 लाख 6 लाख ऐसे 1.5 लाख 2 लाख बढ़ता जा रहा है, और हम लोग ढूंढते। आपका ये आज ट्विटर पे एक ट्वीट देखा, इतने लोग इकट्ठा हो गए और इनका ये पूरा, हमको पता चला ये जगह मिल गई, इनका पूरा बैनर में होता है कि नौकरियां मिल रही हैं, लगातार मिल रही हैं, और ये स्वर्णिम युग इनके अनुसार है। इनके अनुसार ये स्वर्णिम युग है, भाजपा के अनुसार ये स्वर्णिम युग है नौकरियों के लिए, सरकारी नौकरियों के लिए। खोजे से सर वो कमरा बता दें जहां पर गुप्त रूप से नौकरियां दी जा रही हैं, हम भी जाके ले लेंगे। आप एक और मैं बता दूं, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत, ठीक है, इन्होंने क्या किया, संविदा में इंजीनियर बनना चालू किया। अब सेवा जो रोजगार योजना कार्यालय, उस पर वेबसाइट पे जब इनका ये फॉर्म आता है तो वेबसाइटें नहीं चलती, और उधर से भर्तियां भी हो गई, और बाद में ये लोग शिकायत कर रहे थे, भर्तियां हो गई कि फॉर्म अटक जाता है। अब ये बताइए, और 22 लाख लोग पेट का फॉर्म भरे, अगर सरकार ने अब भी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को नहीं ध्यान दिया, 2016 की भर्ती की ज्वाइनिंग अब भेज रहे हैं, अबकारी का भी चल रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो ये समझ लिए 22 लाख परिवार है, और हर लड़के का परिवार, जब मैं कहूंगा तभी मेरे मम्मी पापा वहीं वोट देंगे। तो ये हाँ, ये रियलिटी है, क्योंकि अगर उनके घर का वोट पड़ता है इन मुद्दों पर। हाँ, अगर उन लड़कों का भविष्य ही नहीं, तो अरे कहाँ नहीं पड़ता, हमारे घर का हम घर के बड़े हैं, हमारे पिताजी, हम घर के बड़े हैं। सिर्फ राम राज्य पे ही वोट पड़ता है और किसी चीज पे नहीं पड़ता है। राम राज्य पर वोट पड़ता है, वजह क्या है इसकी, और मुद्दे क्यों पीछे रह जाते हैं? वजह देखिए, मेरा नाम वैभव तिवारी है, तो मैं BLLB कर रहा हूँ, ऑनर्स जी, मेरा 4था साल चल रहा है। तो देखिए, मुद्दा ये है कि कार्ल मार्क्स ने एक अच्छी चीज़ बोली थी, द रिलीजन इज़ द ओपियम ऑफ मासेस। रिलीजन अंधा कर देता है इंसान को। आप कोविड में मैंने देखा कितनी लाशें गिर रही थी, अभी लोग कहते कि मैं इनके यहाँ नहीं जाऊँगा, इनका नहीं खाऊँगा, ये वो हैं फलाना ढमकाना। जब ऑक्सीजन की कमी हुई थी ना, तब कोई रहीम नहीं था, न तब कोई राम था, तब सब भगवान थे, तब सबके दर पे जाके आपने ऑक्सीजन ली है। तो कृपया ये सब चीज़ें ना करें। राम राज्य है, चलिए राम राज्य है, रहीम राज्य, कोई राज्य, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, भाईचारे में तो रहें सब। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, राम राज्य चल रहा है सरकार की तरफ से। वो कटाक्ष कर रहे थे, आप समझ नहीं पाए। समझ नहीं पाए ना चीज। वो असल में एक होता ना, एक ऐसा पॉइंट छेड़ो कैमरा आ जाए। जी, क्या लिखा है? एक पूरा कीजिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है सर। सर ये प्राथमिक शिक्षा भर्ती 69,000 की, सर उसमें हम 143 दिन से पानी की, मेरा अरविंद सिकरवार नाम है सर, 143 दिन से पानी की टंकी पर मेरी बहन शिखापाल बैठी हुई है सर। आज SCRT के अंदर निषादगंज में सर बारिश धूप गर्मी सब वहाँ पे निकल गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का साफ आदेश था कि इस भर्ती को 6 माह के अंदर कंप्लीट किया जाए। ये 2019 में सर, जब से लेकर के ये एग्जाम भी हो गया सर, और 115 114 नंबर ला करके बाहर है, और 90 नंबर वाला नौकरी कर रहा है, और सर 3 नंबर कॉमन सरकार ने प्रसाद के रूप में बांट दिए। जो हम 3 क्वेश्चन सही करके आए थे, हमें एक भी नंबर नहीं मिला। जो गलत करके आए थे उन सबको नंबर मिल गया। जिसके 87 नंबर थे उसके 90 नंबर हो गए, जिसके 94 थे उसके 97 हो गए। आज वो नौकरी कर रहा है, 115 114 नंबर ला कर बाहर है। और सरकार की इसलिए बाहर है सर, हमने 22 साल पहले इंटर की थी। अब 22 साल पहले हमने ये बताइए, हम अपनी अकाडमिक को, अपने गुणांकों को चेंज कर सकते हैं? जब आपने 2 पेपर लिए, टेट का सुपर टेट का, आपने 2 एग्जाम लेने के बाद फिर एकेडमिक क्यों ली? आप योग्यता की बात करते, सपा की सरकार थी, जब केशव मौर्य खुलेआम धरना देते थे कि सपा में योग्यता का हनन हो रहा है। आप योग्यता का हनन नहीं कर रहे। ये बताइए, 2 एग्जाम लेने के बाद हम 115 नंबर ला करके बाहर है, 90 नंबर वाला नौकरी कर रहा है। ये कौन सी योग्यता की बात है? अब बताइए, हमारी 41 साल की उम्र हो गई, हमारी उम्र भी खत्म हो गई है। अब बताइए हम कौन सा एग्जाम दे पाएंगे?
जाएंगे। हमारे पास एग्जाम देने के लिए भी उम्र की सीमा भी समाप्त हो चुकी है। अब सरकार ने ये नियम लगा दिए, अब के सरकार ने ऐसा नियम लगा दिया है कि 40% गुणांक उसमें लगा दिया एकेडमिक में और 60% उसका लिया। अब बताइए 115 नंबर ला करके हम 90 नंबर वाला नौकरी कर रहा है। ये सरकार की कैसी वो है। और सबसे बड़ी बात यह है, हम कुछ भी नहीं मांग रहे सरकार से, सिर्फ ये कह रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश था कि 1,37,000 पदों को दो क्रमागत भर्तियों में पूरा कीजिए। अब उन्होंने 68,500 और 69,000 की 2 भर्तियां हुई थी। तो पहली में केवल बीटीसी और शिक्षा मित्र थे। तो इन्होंने 8 साल बाद सन 2011 के बाद बीएड वालों को मौका दिया 69,000 में, जब उसमें 1,46,000 बच्चे पास हुए। अब जो हमेशा एक नियम होता है, पहली भर्ती की जो वैकेंसियां बची होती है वो हमेशा नेक्स्ट भर्ती में कैरी फॉरवर्ड की जाती हैं। फिर भी एक सबसे बड़ी बात थी, 1,37,000 का ही 2 पार्ट हैं, तो उसकी जो बची हुई सीटें थी 23,000 26,000 वो 69,000 में कैरी फॉरवर्ड होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने उस समय कैरी फॉरवर्ड नहीं की। लेकिन ये ऐसी विषम परिस्थिति और आपातकालीन स्थिति है, साफ जियो में लिखा होता है कि आपातकालीन स्थिति आने पर संख्या को घटाया और बढ़ाया जा सकता है, और हाँ, सीटों की संख्या को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। आज हमारी मुलाकात बेसिक शिक्षा मंत्री जी से भी हुई थी, तो बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि कभी भी खेल के बीच में गेम के रूल्स चेंज नहीं होते। आप किस रूल्स की बात करते हो? हमारी एक ही बात समझ में नहीं आ रही है, 60-65 की कट ऑफ को कब लगाया गया? एग्जाम होने के बाद। जियो में कहीं भी संशोधन का जिक्र नहीं था, तब उसमें संशोधन किया गया। 72,825 में केवल बीएड लागू थे, जब 72,825 की 6100 सीटों को इन्होंने 68,500 में ऐड किया। अब उसमें केवल टेट था और बीएड वाले थे, इसमें शिक्षा मित्र थे और बीटीसी वाले थे, तो उनकी सीटों को इसमें ऐड कैसे कर दिया आपने? ये कौन सा रूल है? आप इसमें रूल की बात करते हो, हम केवल रूल की बात नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने खुद खुले मंच पे कहा था कि हमारे पास योग्य शिक्षक नहीं है। आप तो मैं योगी आदित्यनाथ जी से यह भी कहना चाहता हूं कि योग्य शिक्षक भी हैं और पद भी हैं। आपने खुले मंच पे कहा था अगर हमारे पास योग्य शिक्षक होते तो हम इन सीटों को योग्य अभ्यर्थियों से भरते। अब एक बात बताइए, 115 नंबर वाला बाहर है। 22 साल पहले मैंने इंटर की थी, क्या मैं अपने एकेडमिक को चेंज कर दूंगा? और नेक्स्ट भर्ती में ना तो मेरी उम्र है जो उसमें परीक्षा दे पाऊंगा। अगर मैं उसमें 120 नंबर ले आया तो भी क्या मैं परीक्षा पास करके टीचर बन जाऊंगा? नहीं। आपने आईएएस पीसीएस में क्यों एकेडमिक का खेल नहीं लगाया? अब इस टीचर की भर्ती में आईएएस से खड़ा 14 सब्जेक्ट पास कर करके मैंने 41 साल की उम्र में 114 नंबर हासिल किए हैं। अब बताइए मैं कैसे, मेरी दिल की वेदना इतनी है कि मेरी बहन भी बैठी हुई है, 143 दिन से कोई भी आला अधिकारी न तो कोई बीजेपी का प्रवक्ता आज तक कोई देखने के लिए नहीं गया। तो माननीय योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह खुले मंच पे कहा था, आज मैं उसी तरीके से कहता हूं, वो खुले मंच पे एक बार आकर के कह दें कि मेरे पास पद नहीं है, योग्य अभ्यर्थी हैं, लेकिन मैं उन्हें नौकरी देना नहीं चाहता। तो मैं उनसे आज आग्रह करके आपके चैनल से ये कहना चाहता हूं, एक बार खुले मंच पे आकर ये कह दें मेरे पास पद नहीं है, योग्य अभ्यर्थी हैं। हाँ, नाराजगी इस बात की ज्यादा है कि वो कह रहे हैं कि पद है पर योग्य अभ्यर्थी नहीं है। देखिए सर, मैं उनका वीडियो सुनाता हूँ। सुनवाने की जरूरत नहीं ये है सबसे बड़ी बात, इनको विवेक द्विवेदी प्रयागराज से सबसे बड़ी बात ये है कि इनको एकेडमिक 40% जोड़ना ही नहीं चाहिए। जब इनको अच्छी तरीके से पता है कि 15 साल पुराने कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह के ज़माने के बैठे हैं और आज की एकेडमिक और पहली एकेडमिक अंतर है। 2010 के बाद सीबीएसई पैटर्न लागू हुआ था, मायावती ने लागू किया था। आज के समय में सब 70-80% पा रहे हाई स्कूल इंटर में, उस जमाने में 60-65% में खुशियाँ बढ़ती थी। सोचिए तो हम लोग कहाँ से पूरा कर पाएंगे? और 2011 के बाद बीएड वालों को 7 साल बाद मौका मिला है 2018 में, तो मान के चलिए 10-12 हज़ार अभ्यर्थी ऐसे जो उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं, वही बेचारे बाहर हो जाएंगे। और साफ तौर जब जियो में लिखा विशेष परिस्थिति सीटें घटाई बढ़ाई जा सकती है, अब इससे बड़ी विशेष परिस्थिति क्या होगी कि 90-97 नौकरी कर रहे हैं, 115 नंबर वाले धरना देने। बताइए कहाँ का नियम है? सर सबसे बड़ी बात है बिल्कुल। कि हमने अपने खून से पत्र माननीय योगी आदित्यनाथ जी के भी लिखा, प्रधानमंत्री के लिए लिखा, राष्ट्रपति जी के लिए लिखा, राज्यपाल के लिए भी लिखा, और जब वहां से अब तक हमने आमरण अनशन तक रखा। बताइए इससे बड़ी वेदना क्या होगी? हम किस तरीके से 61 अभ्यर्थी हम लोग जेल गए, 61 अभ्यर्थी हमने मैं 12 जेल दिन गया। जेल भी काट गए हैं। बताइए इससे बड़ा हम क्या कैसे योग्यता साबित करें? कौन सी अग्नि परीक्षा है जिस तरीके से हम योग्यता को साबित करें? बताइए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की आज समझ में नहीं आ रहा है तो कब समझ में आएगा? ये बताइए 90 नंबर लेने वाला योग्य शिक्षक होता है कि 115 नंबर वाला योग्य शिक्षक होता है? प्राइमरी में एकेडमिक्स हटना चाहिए। और कौन भर्ती वाले आए भाई? सबकी बात सुन ले पहले, उसके बाद और बात करें। हो गई भर्ती? सर रोजगार से लेकर एक और चीज़ है। क्या नाम है आपका? जी, ओसामा रशीद।
जी, हम रजिस्ट्री ऑफिस के पास मेरी दुकान है, मेरे फादर की, हम वहाँ काम करते हैं। जी, तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हुई होगी सरकार में कि 2-3 साल पहले देखिए लखनऊ की 5 तहसीलें हैं, तो रजिस्ट्रार ऑफिस में 5 कमरे हैं। तो उनमें से जो 1 नंबर कमरा है वो कहलाता है सरोजनी नगर और वो पड़ता है कानपुर रोड पे। अब सबसे ज़्यादा रजिस्ट्री जो होती है वो कानपुर रोड की तरफ होती है, तो वो सरोजनी नगर में जाती है। लेकिन रजिस्ट्रार ने जो एडमिनिस्ट्रेशन सचिवालय ने बनाया है उसमें 1 नंबर कमरे को रजिस्ट्रार ऑफिस से शिफ्ट करके कानपुर रोड की तरफ कर दिया है। इस वजह से जो वहाँ पर ऑक्सिलरीज़ लोग हैं, जो बहुत लोग हैं, जैसे कि मेरा ही काम है, हमारे यहाँ ज़ेरॉक्स कॉपी होती है, डीड की टाइपिंग होती है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनते हैं, या और लोगों की कैंटीन है, या और भी खाने पीने का या वकीलों का काम है, तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो गई। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक दिन में 100 रजिस्ट्री आ रही हैं, तो 50 रजिस्ट्रियाँ अकेली सिर्फ 1 नंबर कमरे में होती हैं। अब वकील अगर उनको 2 रजिस्ट्रियाँ लगी हैं, समझ लिए, एक लगी सरोजनी नगर की, दूसरी लगी सदर की, तो सदर की कराने यहाँ आए, सरोजनी नगर कराने कानपुर रोड जाए, तो 15-20 किलोमीटर की उसकी ये दौड़ हो गई। अच्छा, जहाँ ये लेके गए हैं और वो भी टेम्परेरी ऑफिस है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने 1 नंबर कमरे को परमानेंटली शिफ्ट कर दिया है, रेंट पे ले रखा हुआ है। अब वहाँ जो रेंट पे लिया है वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब वकील अगर वहाँ जाएगा, रजिस्ट्रार के सामने डीड पेश करेगा, तो उसके पास टाइपिंग के लिए वहाँ का सेटअप ही नहीं है, वहाँ वो कैसे टाइप कराएगा, इसकी भी मुश्किल। और हम, अच्छा, वकील की आवाजावन कम हुई, हमारा रजिस्ट्री कम हुई तो टाइपिंग कम हुई, टाइपिंग कम हुई तो भाई पैसा कम आएगा। अब क्या होता है, जो लोग कैंटीन से जुड़े हुए हैं खाने पीने से, अब अगर 100 रजिस्ट्रियाँ एक दिन में हो रही हैं तो एक रजिस्ट्री पर कम से कम 4 लोग आते हैं, एक बायर, एक सेलर और 2 गवाह। अब अगर 100 रजिस्ट्रियाँ होंगी तो 400 बंदा रजिस्ट्रार ऑफिस आएगा। अब दिन भर का काम रहेगा तो वो कुछ ना कुछ खाए पिएगा भी, तो वो 400 लोगों का जो खान पान होगा उससे जो कैंटीन वाले हैं उनका भी खर्चा चलेगा। अब अगर मान ली, और वो 50 लोग कम होगा। सही से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए काम का सभी तहसीलों में, ताकि जो है। अच्छा, हमारी बस एक बात है सर कि हाँ, हमारी ये बात है सर, सिर्फ यही कहना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है सर, अब 1,37,000 पदों को कंप्लीट कर दीजिए। हम योग्य अभ्यर्थी जो 5 महीने होने को आ रहे हैं, टंकी पे धरना दे रहे हैं, एकेडमिक से कब जो वेटेज है वो हटा दिया जाए। वो बेटे सर, अब वो तो बात की बात है। अब ये भर्ती लटकी हुई है, इस भर्ती को 1,37,000 पदों को कंप्लीट कर दीजिए, जिससे हम विद्यालयों में जा सके। बस हमारा सरकार से यही कहना है कि 1,37,000 पदों को पूरा भर दीजिए। बस हमारा माननीय योगी आदित्यनाथ जी से यही कहना है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उस कोर्ट के आदेश के अनुसार। आदित्यनाथ जी से ये कहना है कि जो भी सरकार अगली आने वाली है उससे योगी कहना है। आदित्यनाथ जी से कहना है इस समय, क्योंकि हम प्रेजेंट टाइम में धरना दे रहे हैं 143 दिन। सरकार में 4 महीने हैं, तो आपको लगता है कि हाँ। इस सरकार में जो हो जाए। हाँ, क्योंकि हम 143 दिन से अभी निशातगंज सर 143 दिन से अभी हम पानी की टंकी पे आज भी हम बैठे हुए हैं, अनवरत धरना चल रहा है सर। तो अब सरकार से हमारा एक ही निवेदन है कि 1,37,000 पदों को कंप्लीट कर दीजिए, जिससे हम योग्य अभ्यर्थी विद्यालयों में पहुंच सकें। सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का सम्मान में यही लिखा था कि 1,37,000 को आपको 2 क्रमागत पाठ भरना 6 महीने के अंदर। इसका मतलब होता है कि पहली वैकेंसी बची सीटों को दूसरी वैकेंसी में कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, जो कि संविधान में लिखा हुआ है। तो उसी का पालन करें, उसी का सम्मान करें, योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो जाए। मतलब ये जब रोजगार का मुद्दा उठता है और रोजगार की बात होती है, तो एक विषय ये भी आता है कि सभी को सरकारी नौकरी क्यों, ये सभी को सरकारी नौकरी क्यों चाहिए। और भी तमाम ऑप्शंस हैं, प्राइवेट की तरफ जाना चाहिए या खुद ट्रांसपोर्टर हूँ, मेरा हरप्रीत भाटिया नाम है, ट्रांसपोर्ट नगर में मेरी ट्रांसपोर्ट है। और इस समय सबसे ज़्यादा तो आप लोगों को चर्चा मालूम ही होगा डीजल और पेट्रोल को लेके काफ़ी, और सरकार ने अपने आप को कवर करने के लिए 12 रुपये कम भी कर दिए, या जगह जगह भी उस चीज़ को कैश कर रहे हैं। लेकिन कुल मिला के इस सेक्टर को पूरी तरीके से ख़त्म करने का कोशिश किया जा रहा है। ट्रांसपोर्टर मुझे लगातार देखिए, उसकी 2-3 चीज़ें हैं। एक तो डीजल का रेट बढ़ाया, आम जनता ने उसका स्वागत भी किया। कोरोना चल रहा है, चलो फंड जा रहा है, सरकार काम करेगी, लेकिन वो सारा पैसा मुझे जहाँ तक लगता है या हमारे ट्रेड को जहाँ तक लगता है, वो सब गर्त में जा रहा है। ना रोड्स बन रही हैं, दिखावे के लिए पैचअप कर दिया गया, बनी हुई रोडों के ऊपर पतली लेयर डाल दी गई, गड्ढे आज भी वहीं के वहीं हैं। ट्रांसपोर्ट नगर का इतना बुरा हाल है, 2 साल पहले इसको नगर निगम को ट्रांसफ़र किया गया था, लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर को 20 करोड़ रुपए, जहाँ तक मेरा अनुमानित है, शायद हो सकता है मैं गलत हूँ, 20 करोड़ रुपए नगर निगम को दिया गया था, और साथ में कुछ एक इनके बॉन्ड होते हैं कि हम ये काम करके देंगे, वो आज तक पूरे नहीं हुए। उल्टा वहाँ पे भ्रष्टाचार चल रहा है। मैंने काफ़ी लोगों को यहाँ पे जो गलत तरीके से रजिस्ट्रियाँ हुई हैं उसका मैंने यहाँ पे खुलासा किया है, तो धमकी भी आई है मेरे को उसके लिए। लेकिन कुल मिला के चीज़ों को दबाया जा रहा है। सुनवाई बहुत होती है इस सरकार में, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती है।
हाँ, सुनवाई बहुत है। मतलब एक आदमी प्रयागराज से चला, योगी जी से मिला और मिल के बड़ा खुश हो गया कि आज योगी जी से हमारी मुलाकात हो गई। लेकिन उस पर्चे का क्या हुआ जो उसने दिया, ये ग्राउंड लेवल पे उसकी डिलीवरी नहीं होती है, ना वो पूरा हो पाता है। हम लोग भी 2 साल से दौड़ रहे हैं कि भाई हम लोगों के लिए कुछ आगे करना जिक्र चाहिए। किया पेट्रोल डीजल का रेट घटा, मैं समझना चाह रहा हूँ, लगातार लोगों से पूछ रहा हूँ कि जो पेट्रोल डीजल का रेट घटा है 12-12 रुपए यूपी में, इसका कुछ असर होने वाला है क्या? इसको किस तरीके से देख रही यूपी की जनता किस तरीके से देख रही है? देखिए जनता का क्या है कि हम तो ट्रांसपोर्ट ट्रेड से जुड़े हुए हैं, तो मैं अपने ट्रेड का बता रहा हूँ कि भ्रष्टाचार इतना लिप्त हो गया है, मतलब इतना ज़्यादा भरा हुआ है यहाँ। देखिए आरटीओ फिटनेस ग्राउंड में, हाँ आरटीओ में तो देखिए जग जाहिर वाली बात है। एक मिनट 800-900 रुपये की जो रसीद कटती है, उसको बाहर के जो ब्रोकर हैं वो 3,000 रुपये में पहले, आज से 2 साल पहले वो गाड़ियाँ पास कराते थे। अब वो कहाँ देते थे या खुद का सर्विस चार्ज लेते थे, कुछ जानता नहीं आदमी, तो उसके लिए होता भ्रष्टाचार ही है। आज वो 8,000 रुपये से लेके 12,000 रुपये तक हो गया है। मेरी खुद की बेटी पढ़ती है स्कूल में, 1,200 रुपये में देता था वैन का, आज 2,000 रुपये दे रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं उनका कहना है कि भाई हमको कोई राहत नहीं मिली, 2 साल से हम बंद थे, डीजल आपने बढ़ाया, खूब कमाया, लेकिन भ्रष्टाचार कहीं ख़त्म नहीं हुआ। भाई आप पैसा इकट्ठा करके कर क्या रहे हैं, डिलीवर क्या कर रहे हैं कस्टमर को या जनता को, क्या मिल रहा है? कुछ नहीं कि भाई जो काम पहले 2000 जो 800 में होना चाहिए जेन्युइन तरीके से, वो 2000 में होता था, 3,000 में, अब अब 8,000 में हो रहा है। 12,000। पर जनता देती क्यों है? क्यों नहीं सिस्टम से जाके? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आज से 2 साल पहले एक कानून आया था कि हर गाड़ी में एक स्पीड गवर्नर लगेगा, स्पीड कंट्रोल करने के लिए। वो डिवाइस मैंने ऑनलाइन सर्च की तो 700 रुपये से लेके 1,700 तक आती है। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं भाई, अच्छी चीज़ है। आप कहते हो ओवर स्पीडिंग में एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, मैंने उसका सर्वे निकाला तो मात्र 10% एक्सीडेंट ट्रकों से होते हैं। 90% में अलग अलग कैटेगरी बटी हैं, कोई कार से, कोई ड्रिंक एंड ड्राइव से या उससे। तो हम लोगों ने जाके यहाँ के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जो धीरज साहू जी हैं उनसे मुलाकात की। हमने कहा सर ये ऐसी आपने नया नियम निकाला है, आप आरटीओ ऑफिस में जाके देखिए, वहाँ पे ये डिवाइस 8,000 की बिक रही है। तो अब वो प्रूफ करने वाली बात आ जाती है। मैंने रिकॉर्डिंग सब उनको दिखाई। अब ये आप बताइए कि मैंने उसका पूरा सर्वे किया, 28 लाख गाड़ियाँ यहाँ पे हैं कमर्शियल, जिसमें से 10 लाख गाड़ियाँ 2015 से पुरानी हैं, जिन पे ये डिवाइस लगनी है। सिंपल कैलकुलेशन है, 2,000 की डिवाइस 8,000 में लग रही, कितना डिफरेंस हुआ? 6,000 रुपये। अब 6,000 इंटू 10 लाख कर लीजिए, सीधे 6 करोड़ या 60 करोड़ का घोटाला हो गया। 1 शॉट में काम खत्म। कार्रवाई नहीं करते इसमें। कार्रवाई क्या करेंगे? 35 वेंडर हैं। अभी कुछ कमीशन है क्या? अब ये तो जांच कराइए तो पता लग जाएगा, है ना। जांच के नाम पे कुछ नहीं होता। और असली खेल तो जांची में होता है। देखिए वो तो फिर बट जाता होगा ना कुछ तो होता होगा। कभी लगता है कि असली मौत जांच करने वालों की है। हाँ, बड़ा सा 10 के भाई आए। कौन पार्टी के नेता हो? आम आदमी पार्टी। क्या नाम है? पंकज यादव। मैं बक्सी का तालाब विधानसभा का प्रत्याशी हूँ। प्रत्याशी अभी घोषित कर दिया है। प्रभारी प्रत्याशी में घोषित किया गया हूँ। जी 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 जी। थोड़ा उत्साह बनाए रखो यार। है ठीक। वो कह रहे हैं यूपी में कहाँ आम आदमी पार्टी? देखिए ऐसा है, तो बिल्कुल भी नहीं। आम आदमी पार्टी, देखिए दिल्ली वाले भी यही सोच रहे थे। पहले उन्होंने 12 में पार्टी बनी और 13 में हमारे पास अच्छा रिजल्ट आया। दिल्ली में हमने करके दिखाया, लाइट फ्री दिया, पानी फ्री दिया, शिक्षा फ्री दी, स्कूल अच्छा बनाया। देखिए मैं बता रहा हूँ, मतलब वहाँ पे रोजगार की व्यवस्था की, स्कूल जब अच्छे होंगे पढ़ेंगे तभी तो व्यवस्था। यहाँ के स्कूल देख लीजिए, हमारे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी आए थे, यहाँ के स्कूल देखने आए थे। योगी जी स्कूल अपने देखने नहीं दे रहे थे। ठीक है, हमारे स्कूल जाके देख लें, इनके कोई भी मंत्री जाके देख ले, हमारे स्कूल देख लें, उत्तर प्रदेश के स्कूल देख लें। वहाँ पे मैं सिधौली विधानसभा का नीलगांव ग्राम पंचायत का रहने वाला हूँ। तो आप ऐसे कह रहे हैं जैसे उत्तर प्रदेश में कहीं जीत के बना दिया हो भाई। दिल्ली की बात हो रही है, रहने वाले यहाँ की बात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल मैं उत्तर। किस तरह का आंदोलन, इसे तमाम मुद्दे रहे, आम आदमी पार्टी कहीं नजर नहीं आई विपक्ष के तौर पर। अभी चुनाव है तो आप नजर आ रहे हैं। हमेशा नजर आई। अब किसी भी टीवी में नजर आए। टीवी पे नहीं है, जमीन पे आए। अब एक बार देख लीजिए, चाहे हमारे नहीं देखिए ऐसा है, रोजगार के लिए अभी इन्होंने बहुत बढ़िया बात बोली कि विजन क्या है, रोजगार कैसे दें। अभी हमारा गारंटी कार्ड चल रहा है लाइट का। जैसे मान लीजिए सरकार, रोजगार के लिए रुक जाइए हम कह रहे मान लो सरकार आ गई है ना, तो रोजगार, क्योंकि यहाँ तमाम नौजवान साथी हैं, 300 सीटें करें दी,
है ना। रोजगार कैसे दोगे बताओ। गारंटी अभी लाइट पे गारंटी दे रहे हैं, दूसरी गारंटी हमारी बहुत जल्दी आने वाली, उसमें रोजगार की गारंटी होगी कि हर परिवार को हम बिल्कुल 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 मेरी बात तो सुनिए, मेरे देखिए, अभी जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी हर परिवार को गारंटी देने का हम लोग काम करें कि हर परिवार को 300 यूनिट लाइट हम फ्री देंगे, जैसे हमने दिल्ली में दिया है। एक बार रुक जाइए, वैसे दूसरी लोग ये लोग कह रहे हैं बिजली पानी फ्री नहीं चाहिए, और फिर आपकी दिल्ली में सरकार है, आपकी दिल्ली में सरकार है, मेरी बात सुन लीजिए, आपकी दिल्ली में दूसरी गारंटी आ रही, रोजगार पे गारंटी। रोजगार पे हम लोग जो है कोई एक सरकारी नौकरी की जो हमारे अरविंद केजरीवाल जैसे देंगे, जिसपे इसकी घोषणा जो है अरविंद केजरीवाल जी सांसद संजय सिंह करेंगे। अभी जल्द ही इसकी घोषणा दूसरी गारंटी पे आएगा। देखिए अभी जल्दी, जैसे मेरी बात तो सुनिए पहले, भाई पहली गारंटी पीछे से एक सवाल आया है क्या सर, DSSB दिल्ली से ऑर्डिनेट से लेकर 2017 की वैकेंसी वहां पर निकली थी, आपकी सरकार थी, अभी आके पेपर नहीं हुआ, मतलब 21 में अभी आके कुछ डेट वोट है 20 में, हाँ 20 में उसका वहां कार्ड आया। DSSB की जो परीक्षा थी, हाँ 17 में फॉर्म भरा गया और उसकी परीक्षा के लिए 20 में हुआ है नोटिफिकेशन कि अब आपकी परीक्षा 23 अक्टूबर 2020 को कराएंगे। 4 साल तो लग गए। और सुन लीजिए, रोजगार हर परिवार को कहां से दे देंगे, इतने सरकारी नौकरी है कहाँ। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि हमारे देखो, तो दिल्ली की भर्ती आ गई है ना, वहाँ मामला फंस गया। करेंगे, मैंने ये कहा, मतलब आप कह रहे, सुनिए एक शब्द इनसे कहना है कि आम आदमी पार्टी भी भाजपा के नक्शे कदम पे, इस बार दिल्ली में भी उन्होंने जैसे दीपावली पे इतना बड़ा भव्य मंदिर बना करके, वही मतलब जो बीजेपी कर रही है, आप बीजेपी के नक्शे कदमों पे हैं। नहीं चल रहे हैं, क्यों नहीं चल रहे हैं? अब आप इतना बड़ा राम मंदिर बना के दीपोत्सव जला रहे थे। दिल्ली के अंदर हमने जो काम किया है, हर परिवार को 10 से 15 हजार रुपए का फायदा मिल रहा है, नहीं मिला, चाहे लाइट। लोग ये कहते हैं, लोग ये भी कहते हैं भाई साहब, अरे रुक जाओ भैया, आप इनको ले जाओ अलग से, दोनों लोग निपट लो आपस में, 1-on-1 हो जाए। पूरे प्रदेश की यहाँ फसल खराब हुई, दिल्ली में किसानों को फसल खराब हुई, वहाँ पे तो दिल्ली में डूबी, वो भी बताओ ना। मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे किसानों को बारिश में दिल्ली डूबी, वो कह रहे हैं। मैं वहाँ पे भी जो है आपको देने का काम किया, किसानों को मुआवजा देने का काम किया। यहाँ पे आपको यमुना में अभी भाई साहब रुकेंगे नहीं, हमें लग रहा, क्या कह रहे हैं? यमुना में फ्रॉथ हो गया है, वहाँ पे पानी एकदम खराब हो गया है, अभी उसमें छठ पूजा लोग कह रहे हैं यमुना सफाई पे क्या किया, अभी छठ की फोटोएं आ रही हैं, छठ की फोटोएं आ रही हैं। तिवारी तो उधर हर जगह से भाग गए, आपने दिल्ली में देखा ना, हमने कहा यमुना तो साफ है, यमुना तो साफ। आप आम आदमी पार्टी के, यमुना साफ है, आप यमुना साहब, सब लोग मत बोलो यार, भाई रुक जाओ। रोजगार एक तो आपने, भाई रुक जाओ यार। रोजगार हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी इसकी घोषणा भी जल्दी करेंगे। दूसरा अब ये वो बताएंगे, ये हमारे बताएंगे। अभी आपको लोग वीडियो दिखा रहे हैं। जी तो इससे आप यहाँ का देखो ना, वॉशिंग पाउडर है क्या? कोरोना काल में पूरी गंगा में लाशें गिर रही थी, आप बता रहे हो। यहाँ उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार में, चलिए ठीक है, कुल मिला के भाई रुक जाओ, अब रुक जाओ बोल दिया इनकी टिकट भी कट जाएगी। यार बहुत शोर मचा रहे हैं आप लोग, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, और सब लोग एक साथ बोलेंगे ना तो मुझे कुछ सुनाई नहीं देगा, मैं इनकी सुन पाऊंगा ना आपकी सुन पाऊंगा, कोई फायदा नहीं है इसे बात करने से, फ्री नहीं चाहिए लोगों को। और आपने कहा कि हम घोषणा पत्र जारी करेंगे, उसमें ये बात कहेंगे, सुनी तो रहे भैया, इतनी देर समझ में नहीं आ रहा ना कैसे 300 यूनिट का भी पहली घोषणा पत्र यानी कि पहला वादा आया है। दूसरी चीज है कि ये बढ़िया टिप टॉप घोषणा पत्र जारी होने वाला आम आदमी पार्टी का। क्या मुझसे मेरा नाम, रुक जा भाई, हो गया आपका, हो गया ओवर। भैया मास्क लगा लो, मुंह बंद कर लो, दूसरे को ही मौका दो। ठीक है, मेरा नाम संदीप सिंह है और मैं जॉब करता हूँ, मेरा पर्सनल पहले काम था, मैं उन्नाव जिले का हूँ, यहीं पास में उन्नाव जिले का है। हाँ आपका वीडियो देखा उन्नाव का, जी। मैं सिर्फ तानाशाही के ऊपर कहूँगा, हाँ जी, इस सरकार की तानाशाही, और किसी को बुरा लगे तो बीच में टोकिएगा मत, पूरी बात सुन लीजिएगा। कल रात को 11:30 बजे फेसबुक पे मैंने एक वीडियो देखा, वो वीडियो था अमेठी गौरीगंज के विधायक राकेश प्रताप सिंह का।
उस पे दिखाया गया कि जीपीओ पे वो अपने यहाँ की 2 सड़कों के लिए धरना कर रहे हैं कि उस सड़क को बनवाया और 5 साल से पैसा भी निकल गया, रिपेयर भी नहीं हुआ, उसको लेकर 9 दिन से वो धरना कर रहे हैं। उस पे दिखाया गया कि पुलिस ने ज़बरदस्ती रात को 12:30 बजे एक विधायक को उठा के सिविल अस्पताल में दाखिल किया और उनके सब जितने भी बंदे थे उनको बेचारों को उठा के पटक के इको गार्डन में भेज दिया। वो देख के मुझे लगा कि जब एक विधायक का जो कि जनता के कार्य के लिए, सड़क के लिए, और बड़े बड़े स्लोगन लगे हैं कि 30 दिनों में गड्ढा मुक्त। मैं जहाँ का हूँ उन्नाव का, वहाँ पे 2 सड़कें ऐसी हैं जो कानपुर और रायबरेली को जोड़ती हैं और उन्नाव को फतेहपुर को जोड़ती हैं। वहाँ पे भाई साहब कम से कम 2-2 हाथ के गड्ढे हैं और ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन एक्सीडेंट के कारण किसी की मौत ना होती हो। और हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी हमारे उसी विधानसभा के हैं। हाँ, अच्छा, डर इस बात का लगता है कहीं भैया कोई नाम वाम सुन ले तो कहीं देशद्रोह का मुकदमा न दर्ज हो जाए। हाँ, और दूसरी बात वो फेसबुक में आ जाता है कि तुम तो देशद्रोही हो, ठीक है। हाँ, वो लग जाता है कि तुम देशद्रोही हो। अब या तो तलवार लेके घूमे कि भैया देशभक्त हैं, ठीक है भैया। ये समाज, ये उत्तर प्रदेश, ये जिला हम भी रहते हैं भैया, जितना आप करते उससे ज़्यादा हम भी यहाँ के बारे में सोचते हैं। लेकिन सोचने से हम क्या कर सकते हैं? आप सरकार में आप बैठे हो, अगर हमारी बात आप लोग नहीं सुनोगे, विकास आप नहीं करोगे, तो आपको इस पद पे बिठाया किस लिए गया है? तो बस इतना ही है कि तानाशाही जो रात का सिलसिला चल रहा है इस सरकार का, हाथरस से लेके कहीं का भी देखिए, जो भी करती है रतिया कहे करती है ये। बस ये, हाँ, दिन में करो, किसी को उठाओ, हाँ, गाड़ी दिन में पलटी। यूनियन से हूँ सर, मैं ऑटो यूनियन वेलफेयर एसोसिएशन से, जो शहर में जितने भी ऑटो जी रहने वाले लखनऊ कैंट के हैं सर। ऑटो यूनियन सर, मेरा नाम शोएब अली है। ऑनलाइन चलान से हमें शोषण किया जा रहा है, इतना हम बदहाल है, इतना परेशान है कि समझ लीजिए सुबह 6 बजे उठते हैं और गरीब चालक रात में 10 बजे तक चलाता है और मुश्किल से कमाता होगा सर। मैं मैक्सिमम मान रहा हूँ 700 रुपये, और चलान साहब एक है 1500 रुपये का एक चलान। अगर मान लीजिए सर मैं मान रहा हूँ, मेरी गलती है, सुनिए, मेरी गलती है कि मेरा चलान इसलिए होता है कि लखनऊ शहर के अंदर कोई एक ऐसा बता दे जगह जहाँ मैं जाके गाड़ी खड़ी कर दूँ, वहाँ से सवारी उतार लूँ, वहाँ से चढ़ा लूँ। कोई एक मुझे स्टैंड बता दो जो विक्रम और ऑटो को दिया गया। कार के लिए तो सर आपने हजरतगंज में इतनी बड़ी मल्टी पार्किंग बनाई जिसकी कोई हद नहीं, क्योंकि खुद योगी जी वहाँ आते हैं, क्योंकि खुद अखिलेश जी आते हैं खादिम में शॉपिंग करने, हम नहीं जाते हैं साहब। मैं 2 मिनट रोकूंगा। जी, ट्विटर अकाउंट अपने अशोक कटारिया जी हैं, जी, परिवहन मंत्री, उनका देखिएगा, एक मिनट, उनका ट्विटर अकाउंट देखिएगा। दिन भर व्यवसाय और व्यापार से कोई मतलब नहीं है, मतलब परिवहन विभाग से दिन भर जन्मदिन और श्रद्धांजलि दी जाती है। सर मैं उस पर ये भी कहना चाहूँगा सर, ये सिर्फ चलान की समस्या नहीं है सर। सर कोरोना काल में अगर किसी ने मदद करी है गरीब तबके की और किसी ने ऑक्सीजन पहुंचाया तो ऑटो ने पहुंचाया, आपको सूचना नहीं मिली हो शायद, लेकिन मैंने उसको कवर किया क्योंकि हमने ऑटो के अंदर सिलेंडर बांधे ऑक्सीजन के, उसके साथ हमारी सरकार ने मदद करी। इसके लिए हम नहीं कहे, हमने 10 ऑटो अपने पैसों की ली, किसी से पैसा नहीं लिया सर, हमने खुद मालिकों से पैसा लिया। हमने कहा मदद करनी है, लोगों की व्यवस्था बनाई हमने, क्योंकि हमें पता है सरकार तो इतनी लाचार है कि एक किसी को ऑक्सीजन 30,000 से नीचे दिला ही नहीं पा रही थी, खुद मंत्री को नहीं मिल रहा था, तो गरीबों को क्या मिलेगा? 45,000 60,000 सर, वो एग्जाम्पल मैंने दिया कि 30,000 मिनिमम 30,000, क्योंकि मेरी माता जी की इतनी तबीयत खराब हुई कि पानी के तरीके सब बह गया, मेरी 2 गाड़ी भी बिक गई उसमें सर, मेरी ऑटो भी बिक गई मैं। और उसके बाद सर आज योगी जी फ्रांस से कंपनी लाए हैं, फ्रांस से वो कंपनी ला के उन्होंने ट्रांसपोर्ट नगर के पार्किंग नंबर 3 में वो लगाई है, जिसमें फिटनेस होती है बड़ी ट्रक की, ऑटो की, विक्रम की। ऑटो और विक्रम की कोई रैंप ही नहीं है, ये 100 की स्पीड में चक्का घुमाते हैं और कहते हैं चेक करो इसमें तुम्हारे टायर। सर ऑटो 40 के ऊपर, अगर 50 के ऊपर कोई चलते हुए दिखा दे हमें बता दे, 4 सवारी बैठा के पलट जाएगी सर। 3 पहियों की गाड़ी होती है, बहुत नाजुक होती है, एक डंडे पे खड़ी होती है आगे वाली, और उस पर सर स्पीड गवर्नर की बात तो जोड़ी हमें लगता नहीं सर, वो मैं उसकी बात नहीं करूँ, जो मेरे में लगता है मैं उसकी बात करूँ। हम फिटनेस की रसीद 300 में कटाते थे, भ्रष्टाचार के माध्यम से 1000 रुपये में ले लेते थे पेपर भैया, घर बैठे बैठे मिल जाता, जो सच्चाई है सर। आपको शायद ना पता हो, मैं तो रोड पर रहने वाला आदमी, तो मैं बताऊंगा सर। तो आप ही लोग करते हैं ना कहीं गलत काम, सर बता रहे हैं सर, इस पे ही बता रहे हैं, जो ये भ्रष्टाचार का टोका करते हैं कि हम भ्रष्टाचार नहीं करते, हम भ्रष्टाचार नहीं देते। 1000 रुपये की फिटनेस होती थी, भ्रष्टाचार 300 रुपये देते थे, 500 रुपये देते थे मैक्सिमम, मान लिया आज 3000 रुपये देते, लाइए पेपर बनवा देंगे, हम नहीं बनवाएंगे। अगर वो 300 की शुरुआत ना करते तो 3000 तक बिना पहुँचते। सर उस पर भी बता रहे, भ्रष्टाचार अगर कोई रोक सकता तो आज हम इतने रोडों पे नहीं टहल रहे हो। तो सर मैं गरीब आदमी हूँ, सर मैं गरीब आदमी हूँ
सर मैं गरीब आदमी हूँ, मैं 1500 रुपए का अगर चालान हो जाता है और किसी और गाड़ी का मेरे नंबर पे कर दिया जाता तो भी मैं अपनी आवाज उठाने नहीं जा पाता हूँ। मैं सोचता हूँ भैया इसको जमा कर लूँ, क्या करूँ अगर कहीं मैंने बात बताई। हाँ, इसके देखिए हम तो दिखा रहे थे माननीय अशोक कटारिया जी का। आप देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है पहले से, और ये देखिए कहीं पे भी कोई भी ऐसी योजना का डिक्लेरेशन नहीं है कहीं पे भी। एक मिनट, ये देखिए सिर्फ बधाई, जन्मदिन और कुछ नहीं। ठीक, पहली अब भाई साहब ने बोला पर्सनल अकाउंट कुछ करें, उनका पर्सनल अकाउंट। उनका कहना है भैया मैं पूछ लूंगा, वो कह रहे हैं भाई जनता के प्रतिनिधि हैं, मंत्री हैं, तो जो उनके विभाग से जुड़ी चीजें हैं वो भी डालें। जो एक मंत्री हैं उनका नाम माननीय योगी आदित्यनाथ, बाकी कोई और मंत्री है नहीं, सिंगल मैन लीडरशिप है। और केंद्र से माननीय मतलब है विभाग भी सारे खत्म कर दीजिए। विभाग क्यों बने हैं? परिवहन विभाग क्यों बना है? और इतने सारे मंत्री क्यों बनाए गए हैं भाई साहब? आप बताइए ना। आप ये समझ, अब जैसे भाई ने बोला भ्रष्टाचार के लिए जिस मशीन की बात कर रहे हैं उस मशीन के लिए मैंने यहीं पे खड़े होके इनके टीसी ऑफिस में साफ बोल दिया था कि हमारा एसोसिएशन आपके ऊपर केस करेगा, इसको होल्ड करेगा रोजमार्टा की। वो उन्होंने एक मिनट मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। इन्होंने जो मशीन लगाई है फिटनेस की, वो इन्होंने दावा किया कि फुल्ली ऑटोमेटिक है। इनको खुद नहीं मालूम है कि वो मशीन क्या है। हम लोग जब गए तो वो उसमें सबसे ज़्यादा 70% जो फेलियर होता है वो लाइट का होता है। उस लाइट का 700 रुपये 7 नंबर पार्किंग में लिया जाता है खाली चेक करने का, और वो कुछ नहीं होता है। वो धीरे धीरे शुरुआत में एक जुमला बना था कि आते रहो चेक कराओ। अब क्या, आप चेक भी ना कराओ, खाली रसीद ले जाओ 700 रुपये की, दिखा दो कि यहाँ फलाने ठेकेदार से। क्या सर मेरा नाम पारितोष पांडे है। हम कंसल्टेंट है जर्मनी में, फ्रैंकफर्ट में कंसल्टेंट। छुट्टी चल रही है क्या? वर्क फ्रॉम होम चल रहा है? 2 साल से नहीं आए थे तो हमने कहा आ जाएं थोड़ा। हाँ, काफ़ी छुट्टियाँ लखनऊ गई हैं। भाई लखनऊ को पहला आदमी मिला है, और भी मिले हैं मगर लखनऊ की बात अभी तक नहीं की मैंने। लखनऊ के क्या बड़े मुद्दे हैं आपके साथ? तो लखनऊ में सबसे बड़ा मुद्दा पहले तो जो मैंने देखा, मैं अब गाड़ी चला रहा हूँ तो थोड़ी आदत भी अच्छी हो गई थी। अब यहाँ पे कोई रुकता ही नहीं है, लाल है कोई रुक ही नहीं रहा है। हम रुके हुए हैं अकेले, इधर से कोई जा रहा है, इधर से कोई जा रहा है, पीछे जो खड़ा है हॉर्न मार रहा है। ठीक है, तो चालान तो आएगा ही, हमारे वहाँ भी आता है, यहाँ भी आता है। ठीक है, फिर लोग नहीं करते, फिर चालान आता है, फिर नाराज होते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, ये तो ट्रैफिक रूल की बात हो गई। फिर जहाँ तक घूसखोरी की बात है, ठीक है, अब यहाँ पे सबको काम चाहिए जल्दी, हमको चाहिए तुरंत, तो हम देंगे 3000 रुपये। अगर हम रुके, हमें पता है ये सरकार की भी गलती है और सरकारी जो काम करते हैं उनकी भी गलती है। अगर थोड़ी जांच हो अच्छे से कि भाई ये बंदा काम नहीं कर रहा है, इसको 20 फाइल घुमानी है एक दिन में, नहीं घुमा रहा है, तो उसको हटाया जाए। यहाँ तो सरकारी नौकरी मिल जाती है तो ज़िंदगी भर की हो गई। ठीक है, तो ये मुझे, और काफ़ी यूथ जो हैं वो इसीलिए सरकारी में जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि उनको लगता है सरकारी नौकरी मिल गई। एक मिनट बोल ले, अरे चलो हाँ हम बोल लेते हैं, फिर आप बताइएगा। भाई देखो, भाई अपना प्राइवेट नौकरी कर रहा है, अच्छी नौकरी कर रहा है, जर्मनी में कर रहा है, फ्रैंकफर्ट में कर रहा है भाई। वो ये कोई विषय नहीं है, है ना? और अच्छी प्राइवेट नौकरी में भी गरीब तबके के लोग जाते हैं, ये विषय नहीं है। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कई लोग जॉब सिक्योरिटी के लिए प्राइवेट नौकरी सरकारी नौकरी करते हैं। मेरी परेशानी यहाँ पे क्या है कि 5 साल 6 साल 10 साल लोग लगे रहते हैं। वो यूथ कहाँ गया? वो यूथ तो नहीं यूज होगा ना देश की भलाई के लिए, वो तो केवल सरकारी नौकरी में लगा हुआ एग्जाम दे रहा है। ठीक है, प्राइवेट जॉब में 10,000 रुपए सैलरी देते, 8,000 रुपए। मेरी बात समझ, हाँ इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है सर, भारत की बात करता हूँ, ठीक है, जो छोटे जैसे BA BSc जिसने कर लिया या इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर लिया, 8,000 7,000 रुपए से शुरुआत होती है। आज एक मिनट, और जो सरकारी कर्मचारियों की जो सैलरी बढ़ाती है, अभी आप देखेंगे 18 से 27% हुआ महंगाई भत्ता। किस प्राइवेट जॉब की सैलरी बढ़ी? कोरोना काल में सैलरी घटी। आज 200 इसलिए सरकारी नौकरी चाहिए। और बताता हूँ, और अगर हाँ प्राइवेट में सैलरी नहीं बढ़ी, किसी की बहुत जो अच्छी पोजीशन पे, तो ये दावा मत करो सर, अभी ये लो दावा। एक मिनट, मैंने 15,000 पे, मैंने 15,000 पे सुन लो, मैंने 15,000 पे शुरू कर दी जॉब। ठीक है, 15 से 25 हुआ, 25 से 35 हुआ, 35 से वहां भेज दिए गए। ठीक है, तो हाँ, वो नहीं। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आप
8,000 से शुरू करो। मेरी बहन ने 8,000 से शुरू किया था, वो भी कहीं और काम कर रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप 8,000 से, भाई अगर आप घर पे बैठे हो, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, 5 साल आपके पैसे नहीं आ रहे, मैं क्या कह रहा हूँ, सरकारी नौकरी में मैं एक बात बता दूं, मेरा घर आजमगढ़ है, मेरा नाम आदिल सिद्दीकी है। मेरे फादर गवर्नमेंट टीचर थे, ऑन ड्यूटी उनकी डेथ हुई, तो उनके बेटे को सरकारी नियम के साथ उनके बेटे को जॉब मिलनी चाहिए। मैं 8 साल से भटक रहा हूँ अखिलेश यादव की सरकार से। मैं एक पॉलिटिकल घराने से भी हूँ, मैं अखिलेश यादव से भी मिला, उन्होंने भी लेटर लिख के दिया। उसमें जो असल वजह थी वो भ्रष्टाचार थी। मैं अन्ना आंदोलन से जुड़ा हुआ था, उस समय मुझे भ्रष्टाचार के खिलाफ नारे लगा रहा था। उस भ्रष्टाचार को अगर मैं स्वीकार कर लेता तो मुझे नौकरी मिल जाती। मैंने योगी आदित्यनाथ जी के जो उप मुख्यमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री है, उनको फाइल दिया। फाइल वो लिख के जहाँ भेजना था उनको भेजे, वो फाइल जहाँ भेजना था वहाँ नहीं पहुँची, मेरे घर पे पहुँची। मैं कैसे मान लूँ कि अगर बिना भ्रष्टाचार के कोई सरकारी नौकरी मिलती है? उत्तर प्रदेश का अहम मुद्दा है भ्रष्टाचार। कोरोना के बाद भ्रष्टाचार का जो लेवल बढ़ चुका है वो डबल हो गया है, और जो इनकम नहीं कमा पाया कवर कर रहे हैं क्या? मैं आता हूँ। हाँ, ये सरकारी वर्सेस प्राइवेट में समझना चाहता तो सर जैसे अब मान लीजिए इन्होंने बता दिया, आज मैं बता दूं L&T कंपनी है, ठीक है सर, इसके अगर प्राइवेट जॉब के भी गवर्नमेंट नियम बना देती कि 8 घंटे, देखिए सर एक लाइफ मिली आदमी को, ठीक है, 14-14 घंटे L&T में काम करवाते हैं, 14-14 घंटे लड़के 35-35 हज़ार रुपए कमा रहे थे L&T में, लेकिन छोड़ के आए इस जॉब के लिए। क्यों? क्योंकि 15-15 घंटे लगातार छोड़नी नहीं चाहिए जब तक मिल ना जाए अगली। सर आप एक जॉब निकाल के रखो 2016-18 में निकाल के रखो, आप उसको 6 महीने पूरे नहीं कर पा रहे हो ना। अगर हमारे अंदर टैलेंट है, हम भी उत्तर प्रदेश का चाहते हैं, विकास और भारत का करना चाहते हैं, डेवलपमेंट करना चाहते हैं, अपने दिमाग में लेके चलते हैं कि हम अपने इंडिया को कैसे आगे लेके जाएंगे। अगर हमको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, ठीक है, बात समझिए, हम उसी प्राइवेट जॉब में लगे रह जाते हैं। बहुत ज्यादा जिसके पास टैलेंट है वो कम लोग, भाई मेरी पूरी नहीं दे सकती है। ध्यान सिंह, मैं आईटी कंपनी में काम करता हूँ। प्रॉब्लम ये गवर्नमेंट सबको जॉब नहीं दे सकती। हमारे पास पॉपुलेशन है, ठीक है, मैं आईटी कंपनी में काम कर रहा हूँ, मुझे पता है कि सबको जॉब मिलना है। आप अपना टैलेंट निकालो, आप क्यों आप प्राइवेट जॉब में काम करो, साथ में प्रिपरेशन करो। वही कर दे, अलग से हम मांगते ही नहीं, हमारे अंदर टैलेंट होगा हम पा जाएंगे। जो आपके यहाँ खाली पद है आप उनको भरो, गवर्नमेंट में आप मत बढ़ाओ। प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो उस चीज को सही ढंग से करो, ठीक है, लेकिन जो गवर्नमेंट है, एक मिनट पे जो गवर्नमेंट वैकेंसीज है उनको निकाल। अगर हमने ये तो नहीं कहा कि आप नए पद सर्जित कर दो, कि जनसंख्या के हिसाब से नए पद भी सर्जित होने चाहिए, वो तो तुम कर नहीं पा रहे। अगर इनकम सरकार ये कह रहे हैं कि भाई आपने 5 साल बर्बाद किए। आप एक प्राइवेट जॉब कहते हैं, प्राइवेट जॉब में सैलरी बढ़ रही है, मैं एक्सपीरियंस एक करके डेवलपमेंट पे एक बात, अगर आप कहते, आप प्राइवेट जॉब कहते, आपको भी फ्रस्ट्रेशन कम है, आप फोकस कर सकते थे। वो एक्सक्यूज है कि आप प्राइवेट जॉब के साथ गवर्नमेंट की तैयारी प्रिपरेशन नहीं कर सकते। सर एक और मुद्दा है, यूपी में आईटी कंपनीज नहीं है। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैं पुणे में वर्क कर रहा हूँ, यहाँ आ रहा हूँ। वो एक इशू है, वो गवर्नमेंट पे फोकस करना चाहिए। अखिलेश यादव ने एक SCL लाए, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। वो एक मेन मुद्दा है कि आप प्राइवेट जॉब्स दो, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा और एम्प्लॉयमेंट आएगा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी आएगा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू आएगा, हमको प्रॉफिट होगा। एज ए पर्सन जो मैं लखनऊ में रहता हूँ, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, राइट। और उसके साथ एक एरिया पूरा लखनऊ एज IT हब डेवलप होगा। बेंगलोर, पुणे क्यों डेवलप हुए? बिकॉज वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आया बाहर से, और वहाँ लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट। तो साइन उत्तर प्रदेश में बहुत सारे हुए थे। हाँ हुए, हर साल हो रहे हैं। डेवलपमेंट के नाम पर उत्तर प्रदेश के सचिवालय में नौकरी निकलती है। उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ऊपर, 40-50 नौकरियों में 1 लाख से ऊपर डॉक्टर और PhD और इंजीनियर अप्लाई करते हैं। उत्तर प्रदेश सफाई कर्मी की निकलती है। आप उत्तर प्रदेश का देख लीजिए क्या हाल उत्तर प्रदेश में। सर जो भर्ती आयोग है, सर जो भर्ती आयोग है उसमें भी कुछ कर्मचारी होती हैं, उनकी भी भर्ती की जाती है और उन भर्ती कर्मचारियों को सैलरी भी दी जाती है। ये सरकारी नौकर हैं कहे जाए तो। अब ये सरकारी नौकर उन सरकारी नौकरियों को टाइम पर पूरा नहीं करते हैं, इस वजह से 5 साल जाता है। वरना अगर 1-2 बार पेपर हम दे लिए होते, हमको अपनी क्षमता समझ में आ गई होती, हम प्राइवेट की तरफ कूच कर चुके होते। 6-7 सरकारी भी नहीं मिल सकती प्राइवेट सुपरवाइजर के लिए। तो अगर 7 साल हो गया, सबको सरकारी भी नहीं मिल सकती ना, और 6-6 साल इंतजार करने से अच्छा है। अगर मैं 2 बार एग्जाम दे लेता, सर अगर मैं 1-2 बार एग्जाम दे लिया, मुझे अपनी क्षमता समझ में आ गई, अगर मैं सरकारी नौकरी लायक नहीं हूँ, मैं प्राइवेट की तरफ कूच कर जाऊंगा। मैं प्राइवेट की तैयारी कर रहा हूँ और ये गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा हूँ। अब मैं प्राइवेट में कहाँ चला जाऊंगा? एग्जाम इतना टफ है, कभी भी एग्जाम की डेट आ सकती है। इसी इंतजार में हम पड़े हुए हैं, घर वाले हमको वहाँ पर रोके हुए हैं, बाहर पैसा दे रहे हैं। अब एक चीज और है सर, एक चीज सबसे
सबसे मेन चीज़ ये है सर कि अगर जैसे चुनाव आयोग है, वो कोई चुनाव होता है उसकी पारदर्शिता पर नज़र रखता है, ऐसे ही एक कोई भर्ती आयोग टाइप का बनाया जाए, जो जितने भी भर्ती आयोग हैं वो अगर कोई भर्ती विज्ञापन निकालता है तो उसकी पारदर्शिता पर नज़र रखे, जो भी उसमें लीकेज के या दोष या कोई भी भाई भतीजावाज होता है उसको वो मॉनिटर करे और उनके दोषियों को सजा दे। और सबसे बड़ा एक उसमें नियम रखे, जैसे चुनाव के लिए होता है ना कि 6 महीने के बाद चुनाव होगा, तो 6 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए, नहीं होगी तो जो उसके जिम्मेदारी अधिकारी है उनको तलब कराया जाए। तो जो ये बोलते हैं सरकारी नौकरियों में, भैया ने बोला कि सरकारी नौकरियों के इंतजार में युवा जो है वो बर्बाद हो रही है, पीढ़ी बर्बाद हो रही है, वो पीढ़ी बर्बाद नहीं होगी, वो 1-2 साल ट्राई करके अपने दिशा में निकल जाएगी सर, अपने दिशा में निकल जाएगी, ये मेरा कहना है। जानने में ऐसे कई लोग हैं जो 10-10 साल तैयारी करते रहते हैं, एक उनकी नहीं, कई लोग हैं, मतलब कई लोग हैं जो जगह जगह से अलग अलग तबके से आते हैं और वो करते रहते हैं, उनको लगता है ये नहीं तो ये निकल जाएगा, ये नहीं तो ये निकल जाएगा, ठीक है ना। अगर ऐसा हो कि आप 2 ट्राई करें, पहले तो एक प्री और मेंस का चक्कर खत्म करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आप किस फील्ड में जा रहे हैं, उस हिसाब से प्री एक ही एग्जाम हो, क्योंकि मुझे लगता है लोग कई परीक्षा पैटर्न पे। क्या नाम है आपका? मैं विवेक पांडे जीएसटी कंसल्टेंट हूँ। हम तो ये जो सरकारी के चक्कर में ये लोग हैं, हम तो ये कहते हैं सरकारी बंद कर दो। हम जीएसटी कंसल्टेंट है तो एक केस कराने चाहिए, तो सब एक अगर अधिकारी या कर्मचारी नहीं आया तो बिना उसके एक फाइल दूसरे फाइल के पास, दूसरे अधिकारी के पास नहीं जा पाएगी। इतना भ्रष्टाचार है। अरे बिना पैसे कोई काम थोड़ी ना होता है सर। तो एग्जांपल देख के बताइए, आप गए हो कभी किस चीज़ के लिए? अब सर नहीं बता सकते क्योंकि फील्ड में है, नहीं बता सकते हैं, लेकिन स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी दोनों में इतना भ्रष्टाचार है कि किस तरह का भ्रष्टाचार समझेंगे इसमें, सिर्फ मुझे आप समझाइए किस तरह। कोई केस कराने चाहिए। क्या केस? कोई सर एनुअल केस होता है, जीएसटी से पहले वैट था तो वैट का कोई केस कराने चाहिए। सबसे पहले एक फिक्स है, डीसी को इतना देना है, एसी को इतना देना है, सीटीओ को इतना देना है, और रेट सर नहीं बता सकते हैं क्योंकि बढ़ जाएगा, ऐसा है क्या? और दूसरी दिक्कत ये है, चपरासी को अलग देना है और उनको क्या स्टेनो को अलग देना, सबका एक रेट फिक्स है। बिना उसके सर एकाक अधिकारी ऐसे हैं जो केस कर देते हैं। बाकी हम तो ये कहते हैं ऑडिट टीम अपना मजबूत। सरकारी कर्मचारी आप ही लोग, तो आप ही लोग में लोग बनते हैं, है ना। अभी आप रुक जाइए, अभी शिकायत आप लोग कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार बहुत है, पैसा लेते हैं, फिर कल को आप लोग नौकरी जब जाते हैं, ये चीज़ बड़ा मुझे कभी कभी बड़ी पीड़ा होती है। बता दीजिएगा भाई साहब, मुझे बोल लेने दीजिए, माइक ले लीजिए, आप बोलते रहिए, तो इंतजार करिए ना अपनी बारी का, ऐसा नहीं होता ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये लगातार नोटिस करता हूँ, सोचता भी हूँ इस बारे में कि यही आप लोग जो हैं कल को सरकारी नौकरी पा जाएंगे और फिर आप लोग भी पैसा लेना शुरू कर देंगे। ये बदलाव कब आएगा, कैसे आएगा, भ्रष्टाचार खत्म कैसे होगा, मैं समझ नहीं पाता हूँ कभी कभी। जो इसमें जांच का विषय है, जैसे अगर कोई भी शिकायत होता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एक चुनाव आयोग है, उसकी पारदर्शिता पर बहुत ही कम प्रश्न चिन्ह उठाए जाते हैं, कि प्रश्न लगाए जाते हैं। ऐसे ही ऐसे आयोग बने जो अच्छे तरीके से काम करें, जैसे सीबीआई है और हमारा अभी ये है नारकोटिक ब्यूरो। ऐसे अगर कुछ आयोग बने तो जैसे अगर भ्रष्टाचार के लिए अगर कोई भी शिकायत हुई, वहाँ पर शिकायत का जल्दी से जल्दी उसका निस्तारण किया जाए और जांच करी जाए, अच्छे तरीके से की जाए, अच्छे अधिकारी रखे जाएं, तो इसका निस्तारण होगा। अगर हमारे ऊपर 1-2 बार जांच बैठेगी या हमको रडार पे रखा जाएगा, तो इससे क्या होगा सर, क्या होता है कि उनको पता है कि अगर शिकायत ही नहीं करता है, उसको लगता अपना। सर एक कारण हमारे, मेरा निखिल कांत नाम है और सर मैं CTO 2018 हूँ PCS से, और मैं अभी मेरा ट्रेनिंग खत्म हुई है बस अभी सर। और सर मैं ये कहना चाहूँगा, ये हमारे समाज का दोष है भ्रष्टाचार के लिए। सर क्या होता है कि जैसे हमारे आसपास में कोई अमीर आदमी बना, मतलब भ्रष्टाचार करके, हम लोग उसको रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन जापान में हम देखते हैं कि सोशलाइजेशन और करप्शन नहीं है। तो हमें समाज को बदलना पड़ेगा कि जो आदमी भ्रष्टाचार करके या गलत काम करके बड़ा बनना, उनको इज्जत नहीं करे। और जो ईमानदार सर इतने अच्छे ब्यूरोक्रेट जो आप नाम अशोक खेमका जी जैसे लोग हैं, उनको सिस्टम बिल्कुल क्या कहते हैं फेल कर दे, इनको सिस्टम बिल्कुल अलग थलग कर देता है। तो ऐसा सिस्टम चेंज करिए कि जो अच्छे ब्यूरोक्रेट हैं वो लोग क्या कहते हैं उत्साहित हो करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि हाँ, अप्रिसिएशन वाली बात जो है वो नहीं है, और एक्सेप्टेंस उन लोग की वाकई ज्यादा है। 4 गाड़ी लेके घूम रहे भैया, भौकाली है। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लखनऊ में एक IAS है, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार लड़ रहे हैं, चाहे अखिलेश की सरकार हो चाहे योगी जी की सरकार हो। लेकिन हुआ क्या, उनके साथ मुकदमे लाद दिए जाते हैं। नहीं, अमिताभ ठाकुर जी भी हैं, एक और हैं, नहीं एक और है, नाम भूल रहा हूँ, मुझसे मुलाकात होती है उनके
देखिए भ्रष्टाचार के खिलाफ, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ था, आज आपको बताया हूँ 8 साल हो गए मुझे नौकरी नहीं मिली। अगर मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ ना होता, क्यों नहीं किया आपने? उसी नौकरी भरोसे क्यों बैठे रहे? भाई वो हमारा तो वैसे भी संवैधानिक हक है, वो हमारा, हम अपना हक लेना चाहते हैं। वो हमारा गवर्नमेंट की तरफ हमारा संवैधानिक हक है, हम वो अपना हक लेना चाहते हैं। हक अपना कोई नहीं छोड़ता, भाई भाई के लिए अपनी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ता, तो हम वो सरकारी जॉब थे हम कैसे छोड़ दें? वो हमारा हक था। तो जहाँ तक भ्रष्टाचार का मामला है, सरकारें से भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा। जब जो सरकारी दफ्तरों में जो बाबू लोग बैठे हैं, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊँ, मैं अपने आप को कॉन्फिडेंस हूँ, मैं सबसे ईमानदार हूँ, लेकिन मैं अभी भ्रष्टाचार नहीं खत्म कर सकता जब तक सिस्टम के खिलाफ मैं लड़ना ना सीखूं। सिस्टम के खिलाफ मान लो मुख्यमंत्री बन के कैसे खत्म करोगे? मैं सिस्टम के खिलाफ उसके प्लानिंग होगी उसके लिए, जो ऑफिसों में जिस तरह दिल्ली में जिस तरह आरटीओ ऑफिस में मैं अपना लाइसेंस बनवाया, दिल्ली के आरटीओ ऑफिस में मेरा कोई भ्रष्टाचार नहीं लगा केजरीवाल की पहली गवर्नमेंट के बाद। उसके बाद वहाँ क्या हो रहा है अभी नहीं मालूम। उस समय वहाँ आरटीओ ऑफिस में सबसे भ्रष्ट विभाग है। मेरा लाइसेंस फ्री में बना, 20-25 रुपया जो फीस थी उसमें बना। देखिए कोई करना चाहेगा तो कर लेगा, लेकिन जो उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, जो सत्ताधारी लोग होते हैं वो IAS IPS पे निर्भर होते हैं, अधिकारियों पर निर्भर होते हैं ज़्यादातर। अगर वो निर्भरता अपनी छोड़ दें, खुद अपने ऊपर लेके काम करें, अपनी टीम बना के, मुझे लगता है भ्रष्टाचार में कमी हो सकती है। और ये सरकारें जब वादा करती हैं पुराना वाला 90 दिनों के अंदर हम सभी सरकारी पदे भरेंगे, ये सब कहाँ से लाते हैं? इन्हीं के वजह से लोगों के ऊपर आरोप लगने से पहले अगर सरकार कानून बनाने के लिए सक्षम है, अगर वो कानून बना दे तो बहुत चीजें हो सकती है, लेकिन सरकार कभी कानून नहीं बनाती। नहीं, वो ऐसे नियम क्यों पर्चे ये सरकार ही तो, इन्होंने क्या लिखा था, अगले 5 वर्षों में 70 लाख रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर। उत्तर प्रदेश में स्थापित हर उद्योग में 90% नौकरियों को प्रदेश की युवाओं को कौन मिला? PCS में देख लीजिए, बाहर के स्टेट के सबसे ज्यादा टॉप किए, ठीक है। और यहाँ 90% क्यों नहीं फिक्स किया गया कि यहाँ के लोगों को मिले? नहीं, वो आगे देखिए, फिर लिखते हैं सरकार बनने के 90 दिनों के भीतर प्रदेश की सभी रिक्त सरकारी पदों को भरने के लिए पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया। अब लोग तो आरोप हम लोग पे लगाते हैं कि तुम सरकारी नौकरी से भाग, क्यों वादे करते हैं? खत्म कर देना सरकार। सुनिए, स्कूल कॉलेजेस खत्म कर दें। इन्होंने ट्रेड की बात की, सर IT में नौकरियां लाखों होती है, सिविल इंजीनियरिंग की पता कर लीजिए कितनी है। हर क्षेत्र में सिविल इंजीनियरिंग में गवर्नमेंट जॉब मानी जाती, चाहे सेंट्रल हो चाहे उत्तर प्रदेश का हो। उसके बाद बात करते हैं कि आप लोग प्राइवेट की तरफ क्यों नहीं जाते हैं? अरे आप देखो तो कि कितना सरकार काम कर रही। प्राइवेट 2 बार सबमिट कर दी उत्तर प्रदेश में, बताइए कौन सी प्राइवेट नौकरियां आ गई? हमें बताए कोई, कौन? 2 बार, 18 में हुआ सबमिट, 19 में। इतना बोर्ड यहाँ से दिल्ली तक योगी जी लगा दिए। 4.5 लाख रोजगार जोड़ने लगो, 4.5 लाख आते नहीं, 1,37,000 वो शिक्षा मित्र को हटा के फिर सरकार ने भरा था। आपने भैया देखिए लखनऊ के विकास की बात शुरू की थी, उस पर कोई बात नहीं, रोजगार करप्शन ये सब चलता रहे, वो सब बात भी ठीक है। आप अब ये पीछे पार्क देखिए, अखिलेश जी इतना सब बनाया हुआ, यहाँ क्या, हमारी बात तो पूरी होने दीजिए। करेक्ट कर रहा हूँ मैंने क्या कहा, अखिलेश जी ने इसका सौंदर्यीकरण अखिलेश जी ने किया। एक बार आप जाके कहाँ किया लाइट? भाई रुक जाओ, ये थोड़ा कटाक्ष कम करिए, एक आदमी बोलेगा, ठीक है। अखिलेश जी ने जनेश्वर पार्क बनाया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का पुराना टेंडर कैंसिल करके अभी 16 को इनॉग्रेशन कर दिया। किस बात का हुआ? अखिलेश जी ने लंदन आई का सपना था उनका जनेश्वर मिश्र पार्क में, योगी जी ने कैंसिल क्यों कर दिया? अब एंट्री फीस भी लगवा दी। हम दे रहे हैं, वो नहीं दे रहे। जब आप बोलते हैं ना अखिलेश ने बुलाया, मायावती ने, किसी ने नहीं बनाया। टैक्स हमारा गया है, ठीक है, हमारा टैक्स नहीं तो क्या? यार ऐसे बहस मत करो। अखिलेश जी अपने पैसे से बनाएंगे, टैक्स नहीं देंगे तो कहाँ से बनाएंगे? आप हमको ये बताइए। यादव ने इतना काम कराया तो हारे क्यों चुनाव? अखिलेश यादव, बात हारने उसकी नहीं, वो तो जनता के फेवर पे, वो कभी भी सिंहासन बैठा सकती, कभी भी उतार सकती है। जनता क्या देखकर वोट देती? उस वक्त जितना परिवार का कलह हुआ था, मुझे मानना है कि एक वो रीजन रहा होगा। पर इतना उन्होंने गोमती रिवर फ्रंट बनाया, 1.5 करोड़ रुपए की बोट कई दिन से उधर जंग खा रही। योगी जी क्यों नहीं उसको शुरुआत कर रही है? पूरा लखनऊ का भैया जितना भी सौंदर्यीकरण आप इधर 1-1.5-2 किलोमीटर में देख लिए, सब मायावती अखिलेश जी ने किया। योगी जी का एक काम बता दीजिए जो उन्होंने लखनऊ सौंदर्यीकरण के लिए किया। सिर्फ पूर्वांचल एक्सप्रेस, सिर्फ JP सेंटर इतना अच्छा बना, ऑल वेदर स्विमिंग पूल है, क्या उसने योगी आदित्यनाथ ने किया है? आप ये बताइए, योगी आदित्यनाथ जी ने क्या अभी किया है? आपको कॉलेज चाहिए कि आपको पार्क चाहिए? आपको हॉस्पिटल चाहिए कि आपको पार्क चाहिए? आप बताइए। 1 मिनट, पार्क बन रहा है तो उसमें एम्प्लॉयमेंट, आप भैया लगातार बोलते जा रहे हैं, बोलने तो दीजिए।
जेपी सेंटर अखिलेश यादव ने बनाया, क्यों बनाया? जेपी सेंटर में ऑल वेदर इंटरनेशनल स्विमिंग पूल है, वो अपना खेल को बढ़ावा देते हैं रोजगार पे, उसमें ऑल वेदर स्विमिंग पूल है। तो उन्होंने बोला कि पार्क जरूरी है या इस तरह के सेंटर जरूरी है या स्कूल कॉलेजेस अस्पताल जरूरी है। स्कूल कॉलेज एक अस्पताल हर चीज की अपनी अलग महत्वता है कि अगर आप ये नहीं कहें कि रोजगार ना देके ये सब चीजें भी तो टूरिज्म को अट्रैक्ट करती, तभी तो इन्वेस्टर कुछ भी सोच के सबमिट करेंगे, आएंगे। इतने इन्वेस्टर सबमिट हुआ, आप देखिए ताज से लेके सब कुछ बुक हो गया, क्या हुआ? भाजपा सरकार ने 9 मेडिकल कॉलेज का मुलायम जी के राज में आज भी लोग मानते हैं लॉ कॉलेज, वो चीज है, वो पार्टी की बात नहीं हो रही। आप पार्टी पे क्यों जा रहे हैं? आप सरकार पैसा हमारा, आप हॉस्पिटल बनाइए, आपकी प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए, आप हॉस्पिटल बनाइए। आप मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि इसने बनाया, आप डिसाइड कर, आप आगे ये कह रहे हैं कि पार्क बनाया, कोई अच्छा काम नहीं किया। इसके आप हॉस्पिटल बनाते हैं तो कोरोना में कितने लोग बच जाते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं बचते। मुद्दा आप लोग 9 मेडिकल कॉलेज अभी 9 मेडिकल कॉलेज भाजपा सरकार ने अभी उद्घाटन किया हाल ही में, और पता नहीं 5 या 6 पेंडिंग कॉलेज हैं, जिसमें से हमारा लखीमपुर खीरी भी है, जिसमें मेडिकल कॉलेज अभी बनने वाला। 9 मेडिकल कॉलेज का किसी भी सरकार ने 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया? उद्घाटन नहीं भैया, उसको शिलान्यास हाँ, बोलते हैं। काम हो गया, शिलान्यास कर दिया है वो। अच्छा मैं रुक जाइए। एक तो देखिए पहली बात तो ये होता है ना, मैं देखता हूँ कि कई लोगों को लगता है कि हम जब आए बातचीत करने तो वो मौका अपने आप को हीरो बनाने का, उससे बचना चाहिए। सब लोगों को मौका मिले ये कोशिश करनी चाहिए। कुछ लोग कोशिश करते हैं कि हम ही सब बोल लें, है ना, तो वो जरूरी नहीं है। सबको मौका मिलना चाहिए। तमाम लोग यहाँ पर आए, सब कुछ ना कुछ बात कहने आए हैं, है ना, तो इससे थोड़ा बचिए। मैं अक्सर ये नोटिस करता हूँ नौजवानों के बीच, उनके अंदर ये बड़ा ये रहता है कि हम बोल लें सब कुछ, बाकी लोग तो बोलना चाहते हैं ना। कुछ लोग एग्रेसिव होते हैं, ज़्यादा बात कह जाते हैं, तो सबकी सुनते हैं। अब मैं ये समझना चाहता हूँ भाई कि आप लोग ने इतने सारे मुद्दे गिनाए हैं, तो वोट देखकर, मतलब वोट जब देते हैं तब ये सब मुद्दे दिमाग में रहते हैं, क्या देखकर वोट देते हैं? पिछली बार शायद धार्मिक लोगों के अंदर भावना ऐसी जाग गई थी कि लोग एक तरफ चले गए, पर अब की सबके मन में एक ही बात है कि इतनी महंगाई चरम सीमा पर है, इतनी बेरोजगारी चरम सीमा पर कि अखिलेश यादव को लाएंगे और पूरी प्रचंड बहुमत से लाएंगे और 350 सीटों दिलाएंगे। अखिलेश यादव ने रोजगार के लिए क्या किया था? सर अखिलेश यादव ने इतना रोजगार दिया, ऐसे नहीं होता ना यार, इतना दिया उतना दिया। अभी कोई बीजेपी वाला कहेगा इतना दिया उतना दिया, क्या दिया? जवाब दे रहे सर, इस पे जवाब दे रहे। मैं कहता हूँ सारे बुरों में जो सबसे कम बुरा वो सबसे अच्छा को मान लिया जाता है। जैसे तरह पुराने में भ्रष्टाचार 1000 का होता था। सर सीटें आती जाती रहती हैं, चुनाव आते जाते रहते हैं, जीत गए थे, एक तरह का लहर चले गई थी, पर जो सबसे कम भ्रष्टाचारी सरकार जिसके मुख्यमंत्री के ऊपर एक भी किसी भी तरह घोटाले का कोई आरोप नहीं, ना कोई मुकदमा, वो सिर्फ मुख्यमंत्री अखिलेश यादव है और भावी मुख्यमंत्री है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मैं सब चीज़ स्टार्ट करने के बाद कहना चाहूँगा, मजे लेते हो, मगर जैसे जो साइकिल लेन बनी थी उसमें भ्रष्टाचार की बात हुई, रिवर फ्रंट घोटाला जो है उसकी जांच चली रही है, तो ये घोटाले नहीं हुए ये नहीं कह सकते। और रोजगार की बात जब मैंने आपसे पूछी कि रोजगार की क्या व्यवस्थाएं की, अब आप भी जैसे ये गिना रहे 4 लाख नौकरी, आप भी कुछ नौकरी बता देंगे, है ना, मगर प्राइवेट इन्वेस्टर्स आए या प्राइवेट को लेकर जो माहौल बने, है ना, प्राइवेट नौकरी लोगों को मिल सके। तो मतलब वैसे मेरा नाम महेंद्र कश्यप है और मैं भी यहीं पे एक IT कंपनी में काम करता हूँ। तो मतलब कोरोना काल में एक चीज़ बहुत बेकदरी हुई कि ये महामारी आई। एक छोटी सी चीज़ जो बड़ी है वो मैं लखनऊ के लिए बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये बात आज लखनऊ की है। छोटे छोटे जो IT कंपनी के डेवलपर्स है, जो बेंगलोर पुणे अच्छे तबके पे थे, अच्छे सीनियर डेवलपर्स थे, उन्होंने छोटा छोटा स्टार्टअप शुरू किया है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, मीडियम है, आपको जॉब ढूंढना है, एक छोटा सा मीडियम है लिंक्डइन, उस पर जाइए, अपनी योग्यता बताइए, लोग आपको खुद रीच करेंगे कि बंदे में ऐसा चीज़ है। तो प्राइवेट के लिए ऐसी चीज़ है, लखनऊ में बहुत सारे छोटे छोटे स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बड़ी कंपनियां भी सपोर्ट कर रही है कि हाँ आप लोकल्स को लाइए। सपोज़ कोई गोरखपुर रहता है, कोई फैज़ाबाद रहता है, कोई बिहार रहता है, उसको लखनऊ कन्वीनियंट है। लखनऊ एक मेट्रो सिटी में भी आ गया है, अच्छा शहर है, रहने के लिए भी अच्छा है। जैसे हमारा लाइफस्टाइल हो जाता है, IT में जो बंदे काम करते हैं वो चाहते थोड़ा मॉडर्न सिटी में रहे। जैसे आप नोएडा में आप भी रहते हैं, हम भी बहुत रहे हैं, लेकिन अब लखनऊ में मैं 2 साल से रह रहा हूँ, ठीक लग रहा। बहुत सारी छोटी छोटी IT कंपनीज हैं। तो एक ही ना करिए कि आप सरकारी नौकरी के चक्कर में अपना पूरा ड्यूरेशन, आप छोटी स्किल, आप SEO में आइए, डिजिटाइजेशन में आइए, डिजिटल चीज़ें इतनी हैं, ऑनलाइन सेल्स में आइए, मार्केटिंग में आइए। मैं नहीं कहता हूँ उसमें आप 100% दीजिए, अपना 20% 30% डे। थोड़ा एक चीज़ और मिसिंग भी लगती है, थोड़ा करियर गाइडेंस को लेकर भी लोग
जब बच्चा 12th पास करता है तो गाइडेंस के लिए भी व्यवस्थाएं नहीं होती, वो भ्रमित होता है क्या करें, तो उसके दिमाग में कुछ ही चीज़ चल रही होती है। ज़्यादातर बच्चा ग्रेजुएशन कर लेता है ना। मेन थिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, लाइक अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है 12th में, उनको कहते हैं अरे वो चाचा का लड़का वहाँ गया ये कर लिया। आपके लड़के में एलिजिबिलिटी वो है कि नहीं है? बंदे ने, आपने बीटेक करा दिया पैसे देके, ठीक है, 60% तो आ ही जाते हैं, उससे पूछिए इंटरेस्ट। ये पिक्चर वाली बात नहीं है, रियल में होता है। मेरे पापा ने कहा आगे एमटेक करना है, पापा नहीं करना, हम नहीं पढ़ पाएंगे। कहा एमबीए करना, नहीं कर पाएंगे। बोला हम छोटी सी कंपनी यही लखनऊ में एक कंसल्टेंसी थी, शुरू किया, करते 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 4-5 साल में ऊपर आ गए, 50,000 सैलरी कमाते हैं, अच्छा खा पी रहे हैं। मेहनत है, 8 घंटे का है, मैं सैटरडे संडे छुट्टी है, तो बिल्ड करना सीखिए। ये नहीं, हमारे साथ जो रूम पे रहते थे वो 8 घंटे शिफ्ट करने के बाद डेली 4 घंटे पढ़ाई करते थे, 4 घंटे 5 घंटे कर करके गवर्नमेंट जॉब भी पाए। ऐसा नहीं कहेंगे कि मतलब कि आप एक ही मोड में बढ़े रहो, स्थित रहना चाहिए। स्थित रहना चाहिए, अपने बारे में जानिए। सबसे बड़ी बात है कि कंसल्ट बहुत ज़रूरी है। ये ना कि उन्होंने ये किया तो हम भी गवर्नमेंट करेंगे, हम भी दहेज में 4 पहिया मिलेगी तो हमको ये होगा वो होगा। भैया काम करिए। कहने का मतलब है कि सरकारी नौकरी लोग इसलिए भी चाहते हैं कि दहेज में 4 पहिया। सर यहाँ नौकरी सरकारी करते हैं भैया, हमको नहीं मिली भैया। प्राइमरी टीचर का रेट 15 लाख। ये रेट तय कैसे होता, कहाँ तय होता है? ये समाज में ही तय होता है हमारे। हाँ, मतलब कोई सरकारी टीचर बन गया तो 15 लाख मिलने हैं। 15 लाख समझिए एसडीएम बन गया आज, समझिए एसडीएम बन गया। हाँ, है ना। देखिए प्रॉपर कंसल्ट करना चाहिए पेरेंट्स से, या आप अपने फ्रेंड से लीजिए। आपके कोई दोस्त के भैया हैं जो अच्छा कर रहे हैं अपने करियर में, उनसे गाइडेंस लीजिए कि भैया मेरे पास इतनी एलिजिबिलिटी है, मुझे ये करना है, तो इस वे में जाइए। जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट मैं लखनऊ के विकास के बारे में कहूँ, लखनऊ में अखिलेश यादव ने बहुत अच्छी चीज़ चालू करी थी, लखनऊ मेट्रो, जिसका कोई यूज़ नहीं होता। मेरा कोई भाई उसमें बैठता नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ। मैं चाहता हूँ उसका विकास सही से हो जाए, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सही से, भाई थोड़ा आगे से इसको बंथरा से बढ़ा दें, इधर थोड़ा आगे बढ़ा दें, उसका कोई यूज़ नहीं हो पा रहा है। लखनऊ मेट्रो एकदम फेक है, 780 करोड़ में बनी थी भाई, थोड़ा गलत हो तो बताइएगा सौरभ भैया ना। मैं उसके बाद अपनी सरकारी नौकरी के बारे बता जाता हूँ। आप बताइए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उनको कितने % वोट मिले थे? 39%। हाँ, तो हम लोग की एक ट्रेड यूनियन होती है, ट्रेड यूनियन एक्ट होता है, उसमें इसमें सरकार ने बदलाव कर दिया है और उन्होंने कह दिया है कि जो भी जितने भी इलेक्टोरल वोट होंगे, मान लीजिए रेल कर्मचारी 19 लाख थे, अब 11 लाख बचे हैं, 11,22,620 आदमी, ठीक भैया, इतने आदमी बचे, इसका 50% जो पाएगा उसको ट्रेड यूनियन एक्ट में उस यूनियन को मान्यता मिलेगी कर्मचारियों की नेगोशिएशन करने के लिए ऑफिसर से। अब 51% वोट का इन्होंने मार्जिन कर दिया। बताइए कोई आप पा सकता है? पूरे इलेक्टोरल का 5,60,000 पाने को कह रहा है, 4 यूनियन हो जाएंगी, बढ़ जाएगा वोट, किसी को मान्यता नहीं दे जाते। तो इससे आप बताइए, कर्मचारियों को भी तो हनन करना चाहते हैं। मैं आया इसीलिए कहने आया कि भाई कर्मचारियों का हनन क्यों करते हैं? कर्मचारी आपके लिए काम करते हैं। आप रोज़ देखते होंगे, अश्विनी वैष्णव जी हमारे मिनिस्टर हैं, वो रोज़ ट्वीट करते हैं कि इतना माल बढ़ा, इतना वो बढ़ा, मतलब कमाई कर रहे हैं ना। रेल तो काम कर रही है, ऑक्सीजन एक्सप्रेस किसने चलाई? लखनऊ में जो ऑक्सीजन की किल्लत थी, तो ऑक्सीजन सबसे पहले रेल ही तो लेके आई थी। कौन बोकारो से कौन लेके आया था? हम ही लेके आए थे ना। क्यों नहीं इस बारे में कोई सोचता है? भाई आप रेल कर्मचारी को, रेल हितों को ध्यान में रखते हुए इनको हर फैसले लेने चाहिए। ठीक बात है। अब मैं थोड़ा ये समझना चाहता हूँ नौजवानों से कि भाई इतने मुद्दे आप लोग गिना रहे हैं, मैं लगातार जो पूछ रहा हूँ, जब वोट देने की बारी आती तब क्या ये मुद्दे रहते हैं दिमाग में? नहीं, सभी लोग युवाओं की बात करते हैं, फिर सरकारें भूल जाती हैं कि युवा भी कोई थे, उन्हीं पे लाठियां चलाई जाती हैं, कोई मुद्दा उठाने जाते हैं अपना। तो सरकार को तभी खाली याद आता है कि युवा भी हैं, उसके बाद चुनाव के बाद कोई मतलब नहीं, सत्ता का नशा चढ़ जाता है, कुर्सी पे बैठ के आराम से मलाई खाते हैं बैठ के। कोई भी नेता हो, कोई भी सरकार हो, भाजपा, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी, कोई भी पार्टी हो जी, जीत जाते हैं उसके बाद भूल जाते हैं। चुनाव के वक्त ही युवा याद आते हैं, उससे पहले कभी इनको ब्राह्मण, कुर्मी, दलित ये सब नजर आते हैं। उससे पहले इनको युवा खाली चुनाव के वक्त नजर आते हैं। उसके बाद अगर युवा कहते हैं भैया ये मेरा काम कर दो, तो उनके बाद लाठियां बरसाई जाती हैं। परसेप्शन का फर्क बहुत ज़्यादा पड़ता है। परसेप्शन मतलब जो आखिरी के 1 साल या 1.5 साल में जो परसेप्शन बना होता है गवर्नमेंट के लिए, अभी क्या परसेप्शन बना है? अभी जहाँ तक हमें लग रहा है कि जो किसानों वाला जो लखीमपुर में हिंसा हुई है, उसमें कहीं ना कहीं एक नेगेटिव परसेप्शन बना है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। और उसके बाद में ये जो युवाओं जो इतना, ये मतलब हम जेन्युइन मुद्दा मानते हैं, ठीक है। हमने भी मतलब बीजेपी को वोट दिया है, लेकिन ये जेन्युइन मुद्दे हैं, ठीक है। बहुत लोग दे रहे हैं, ठीक है, देते हैं, मतलब अभी भी देंगे, ये खुश है ना। तो परसेप्शन बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो आखिरी के 1-1.5 साल में जो परसेप्शन बनता है। तो हमें जहाँ तक लग रहा है, जो वोट जो आदमी देने जाता है, तो वो वोट
बहुत ज़्यादा इसको दिमाग में चलता नहीं उस टाइम पे, मतलब वो ऐसा नहीं कि 5 साल की माहौल देखकर लोग वोट देते हैं, मुद्दों पे वोट नहीं देते। 5 साल को पूरा नहीं काउंट करता है वो, पिछले 1-1.5 साल का है उसके हिसाब से जरूर अपना बिल्ड कर लेता है कि हमें कहाँ पे देना है वोट। मैं अपने घर का बताना चाहूँगा। मेरे मम्मी पापा, मतलब मम्मी तो मतलब ज़्यादा नहीं पढ़ी लिखी हैं, पापा अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, दिन भर टीवी देखते रहते हैं और उनका कुछ भी हो जाए एक जगह वोट देना है तो देना ही है। तो एक और पता नहीं मैं ये समझता हूँ कि पापा के पास जो भी ये कम्युनिकेशन आता है, जैसे व्हाट्सएप से आया, टीवी से आया, वही लिमिटेड है। तो वो जो 24 घंटे देखेंगे, दिमाग वही सोचेगा और वहीं वोट देते हैं। ये मैं व्हाट्सएप से जो चीजें आती हैं वो प्रभावित करती हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, टीवी और उनके पास जो आ रही है वो सब कैप्चर कहीं से हो रही है, तो वही सोच के देते हैं। मैं अपने घर का बता रहा हूँ आपको। तो वो जो चीजें व्हाट्सएप, फेसबुक पे या टीवी पे देखते हैं वो देखकर वोट देते हैं, वो खुद कुछ मुद्दे तय करते हैं, खुद आकलन करते हैं क्या? आपकी बात होती कोई पापा से, मम्मी से कि भाई आप लोग क्या देखकर वोट देने वाले हैं, किन मुद्दों पर वोट? यदि मैं कभी आप क्या देखकर वोट देते, तीनों चीज बताइए। मैं थोड़ा मैं समझता हूँ, तो मैं तो ये सब चीज़ें देख के करता ही हूँ। मैं तो देखता हूँ कि कैसा कैंडिडेट कैसा खड़ा हुआ है, डेवलपमेंट की बात कर रहा है, लेकिन ज़्यादा पार्टियाँ ऐसी मिलती नहीं है, तो फिर मजबूरी में मैंने लास्ट बार 2014 में नोटा में दिया है लखनऊ में वोट मैंने 2014 में। और आपको एक बात ये बताऊँगा कि क्या कहते हैं, मैं यहाँ की मेरे घर की बात नहीं बता रहा हूँ, मैं अपने रिलेशन में बता रहा हूँ। मेरी मम्मी थोड़ा हाँ पापा को देख के हो समझती हैं, लेकिन कोई इस तरह की बातें नहीं करेंगी, लेकिन होती वहीं देती हैं। और रिलेटिव के बीच में कभी मैं जब बात करूंगा ऐसी, तो मैं ये हो जाता हूँ, मतलब साइडलाइन तो मैं शांत होकर बैठ जाता हूँ। साइडलाइन क्यों हो जाते हैं, क्या ऐसी क्या बात? क्योंकि वो मेजॉरिटी होते हैं, हम माइनॉरिटी में रहते हैं। वो मेजॉरिटी में होते हैं, हम ज्यादा बहस करेंगे तो हम अलग फर्क पड़ जाएंगे। बात नहीं करते, पूछते नहीं भाई कि क्यों जो भी जिसको भी देते हैं वोट क्यों देते हैं? तो वो कहते हैं कि अरे, तो एक दो चीज़ें बताने भी लगते हैं। डेवलपमेंट में नोएडा में क्या कहते हैं, एक बहुत इसकी फैक्ट्री बनी हुई है, ये है, अरे अयोध्या में मंदिर बना हुआ है, ये है, मतलब ये मुद्दा बनता है, बिल्कुल बनता है। आप लोगों को भी ये मुद्दा रहता है क्या कि राम मंदिर बन रहा है वहाँ पर, ये प्रभावित करता है? मैं जो देख के देता हूँ अपने कैंडिडेट को कि वो अपनी पार्टी की गाइडलाइन से कितना ऊपर उठ सकता है। अगर कोई कानून बनता है, अगर लगता है कि जो नोटिफिकेशन जारी हो जाती है पार्टी की तरफ से, वो वोटिंग वही करेगा कानून बनने में जहां उसका आका कहेगा, उस गाइडलाइन को वो कितना तोड़ सकता है। मैं इस ऐसे पता चलता है नहीं, वो लगता है ना, मतलब जैसे चार कैंडिडेट हैं, मान लीजिए कोई नया कैंडिडेट नहीं आता, नए कैंडिडेट कम आते हैं। लोकसभा की मैं बात कर रहा हूँ, विधानसभा में भी ऐसे ही देखता हूँ कि वो कैसे चलता है। गुरु, ये तो अद्भुत चीज तुमने बोली है कि जिस समय वोट देने जा रहे हैं उस समय कैसे पता चलेगा कि कल को कोई मुद्दा आएगा तो ये विद्रोह कर देगा? नहीं, जो वहाँ लोकल मुद्दे, हर मुद्दे पर वो जब उठाता है, विधायक बनने से पहले या उससे पहले संघर्ष का जो जिसका जीवन रहता है, मैं उसको वोट देता हूँ। संघर्ष की बात की विपक्ष के तौर पर आप लोग को क्या लगता है, उत्तर प्रदेश में जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी हो या और जो अन्य पार्टी है, मायावती की पार्टी, विपक्ष के तौर पे क्या भूमिका आपको लगती है ठीक रही प्रदेश में? ये देखिए कि कोई भी घोटाला भी, जैसे बीजेपी की सरकार है, चाहे सपा, बसपा, कांग्रेस, आम आदमी, कोई भी हो, सपा वाले भी आज भी कुछ ना कुछ अपराध करते हैं, हर पार्टी में होता है, पर सब घेर के बीजेपी को ही, ये नहीं कि वो भी उनकी करे। अभी जैसे राफेल का आया मुद्दा, निकला है नया, 7 से 12 के बीच में 84 करोड़ का घोटाला, कहीं चर्चा सुन रहे हैं आप? कोई चिल्ला रहा है, कोई धरना दे रहा है, उस पर नहीं हो रहा। तो परसेप्शन जो एक बन गया है कि सत्ता में इस मैटर में तो हम लोग विपक्ष को कोसने की मेरा नाम आयुष तिवारी है और मैं जर्नलिज्म का ही स्टूडेंट रहा हूँ। हाँ, अभी मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, एनबीटी में इंटर्न हूँ मौजूदा समय में जी। विपक्ष को लेकर जहाँ तक सवाल उठाए जा रहे हैं, तो सबसे बड़ी भूमिका जो है इसमें मीडिया की बनती है। अखिलेश यादव कितनी भी बड़ा जनसभा कर दें या रोड पे निकल पड़े, तो मीडिया आज उनको ना दिखा के, और बगल में योगी जी का कोई प्रोग्राम होगा तो वहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया। आप कहते हैं कि अखिलेश यादव या विपक्ष के तौर पर बाकी लोगों ने कोशिश की पर मीडिया ने नहीं दिखाया। मीडिया ने नहीं दिखा। विपक्ष पूरी तरीके से सक्रिय है। प्रियंका गांधी ने अभी जो भी किया, मतलब उन्होंने अच्छा काम किया विपक्ष के तौर पे। हालांकि बहुत देर में एक्टिव हुई हैं, लेकिन उनका पूरा जो लाइमलाइट उनको मिली है, उनको अच्छे मतलब पत्रकारों ने लिए ना। सिलेक्टेड कैसा क्राइटेरिया रहता है कि यूपी में है, बलात्कार हो जा रहा है, चलिए बहुत गलत चीज़ है, लेकिन आपके अपने जो है राज्य में हो जा रहा है, उस पर एक शब्द नहीं निकलता। नहीं, मैं आया जब नहीं हुई थी बात, जहाँ तक भाई साहब लोग ये कह रहे थे, अखिलेश यादव भरपूर सक्रिय हैं और पूरी तरीके से सक्रिय हैं, और प्रियंका गांधी रही, वो भी इस समय यूपी को पूरा समय दे रही हैं। और अब की बार मैं ये कह रहा हूँ एज अ जर्नलिस्ट के तौर पे, चूंकि मैंने भी ग्राउंड पे सर्वे किया,
मैं कह रहा हूँ भाजपा को ये महसूस हो चुका है कि उसकी ज़मीन खिसक रही है, इसलिए सेंट्रल के मोदी जी ने और अमित शाह जी ने यूपी में खूंटा गाड़ दिया है अभी से। हाँ बिल्कुल, और उनकी फुल तैयार। और भाजपा की जमीन 6 महीने जब चुनाव होता है सारी पार्टियां विपक्ष में नजर आने लगती है, उससे पहले सब एसी कमरे में बैठ के टूटा खेलते हैं। खाली वोट बैंक नजर आता है। लखीमपुर में आदरणीय प्रियंका गांधी गए, लखीमपुर का मैं रहने वाला हूँ। आदरणीय प्रियंका जी गए, चंद्रशेखर जी गए, अखिलेश यादव जी गए तो सही, लेकिन इस समय लखीमपुर में बाढ़ आई हुई, कौन सा नेता गया? क्योंकि उस समय उनको वहां पे वोट दिख रहा था, इसलिए वो सवाल सत्ता में पूछा जाए, लेकिन वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं वो लोग। जाके वोट, उनको पता था कि यहाँ वोट मिलेगा। सरकार जिसकी वो गई, सरकार ब्रजेश पाठक जी का है वहाँ पे लखीमपुर में। जब वहाँ बाढ़ आई तब कोई नहीं गया, क्योंकि वहाँ पे लोकल एमएलए योगेश वर्मा जी खाली गए और कोई भी नहीं गए जी। रोमी साहनी गए, योगेश वर्मा गए और वहाँ के समाजवादी पार्टी विधायक उत्कर्ष वर्मा जी गए। और वहाँ पे कोई भी बड़ा नेता गया हो तो बताइए जिसने मदद करी हो जी। बीजेपी का बड़ा नेता वहाँ के खाली अजय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी जी गए वहाँ पे जी। गृह जनपद है, वहीं का रहने वाला हूँ मैं। सबसे बड़े नेता तो वहीं। तो हाँ जी, घर में काम कर रहे हैं। कुछ बुलवा लीजिए। 5 साल हो गए, 5 साल एनिवर्सरी हो गई 2000 की। देख कुछ फैसले सरकार गलत ले लेती है। मैं ये नहीं कहता सरकार की सारी सरकार एक जैसी होती हैं। आवाम में सब नंगे हैं, आवाम में सब नंगे हैं। कोई एक मतलब कोई पैंट पहन के नहीं आया है, सब नंगे हैं भैया। और आप, मैं इस बार में आपकी तारीफ करूंगा, न्यूज़ एंकरों में आपके जो चैनल है सबसे अच्छा काम कर रहा है। मैं छोड़ना चाहूँगा, चूंकि 2 कार्यकाल सुनहरे रहे 2 अलग अलग मुख्यमंत्रियों के, एक तो अखिलेश जी का और दूसरा मायावती जी का। अखिलेश जी के भी तमाम कार्य आपको यहाँ पे 10-90 और तमाम, और जहाँ पे आप खड़े ये भी मायावती जी का काम। लेकिन दोनों सरकारों वक्त मुझे यहाँ नौजवान साथी बहुत हैं, जरा बताइए रोजगार की क्या व्यवस्था है? रोजगार के नाम पे बीजेपी ने कुछ नहीं किया। बीजेपी ने चाचा उससे पहले बोल, आपने कहा कि बसपा का स्वर्णिम कार्यकाल, आपने कहा सपा का स्वर्णिम कार्यकाल, है ना? बीजेपी भी आ जाएंगे। उन दोनों कार्यकाल मुझे बताइए जरा, नौजवानों के लिए क्या व्यवस्थाएं हुई थी? ये पार्क तो चलिए सुंदर है, पार्क इतने सुंदर है कि इस बार मायावती कह रही हैं कि अगर चुनाव जीतते हैं, सरकार बनाते हैं तो पार्क नहीं बनाएंगे। मायावती जी के कार्यकाल में जो है तमाम सारे रोजगार को लेकर, चूंकि वो दलितों की उससे आती थी, तो उन्होंने तमाम सारी जो विडोज थी, मतलब जिनके पति नहीं थे, तो आंगनबाड़ी में उनको खासकर रिजर्वेशन दिया गया और उनको काम किया गया। अखिलेश जी ने अमूल का प्लांट लगवाया और अभी मेदांता हॉस्पिटल हुआ, तमाम सारी पुलिस की भर्तियां हुई। ये तो 4 लाख ये भी सरकार भी कह रही है। नहीं वो करके गए। 2 लाख एक बार करने में और 4 लाख एक बार करने में फर्क होता है। 5 दूसरे साल आदमी पूछने लगता है कि पिछली बार वाली क्यों करी, अभी तक क्यों नहीं करी। और सरकार के गले का फांस बन गया है। पिछले 57 दिन से छात्र टंकी पे चढ़े हुए, मैंने खुद उस आंदोलन को कवर किया। आज यहाँ भी आए होंगे तो मतलब खुद सतीश चंद्र मिश्रा जी ने कहा आरक्षण देख लीजिए, उसमें ओबीसी का 21% है ना। 69,000 की मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। 69,000 में कहाँ क्लियर कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। तो सबसे बड़ी रोजगार के ऊपर सरकार पूरी तरह विफल। कौन है यहाँ भाई? 2-3 लोग लखनऊ क्या लखनऊ में अब जब जो भी सरकार आती है तो क्या अपेक्षाएं हैं, क्या होना चाहिए लखनऊ? सर एक बात तो तय हो गई है कि 2014 से और 2017 में ये बीजेपी ने आके एक बात तो स्थापित कर दी कि जो भी नेता आएगा वो अब काम जरूर करेगा, क्योंकि धर्म का फायदा तो इन्होंने उठा लिया और ये ढक्कन हो जाएंगे, है ना। तो आदमी समझ जाएगा अब धर्म नहीं चलने वाला है, अब काम चलेगा। क्योंकि अखिलेश ने विकास करा, मैं कह रहा हूँ अगर बहुत बुरा था तो उसने लाशों ढकने के लिए टीने नहीं लगाई थी। कोरोना काल में काम जीतेंगे। अब धर्म सर बताया ना क्यों नहीं जीते, धर्म का फायदा इन्होंने ले लिया, विकास का फायदा अखिलेश ले लेंगे। और आगे जब आएंगे तो रोजगार, विकास प्लस सौंदर्यीकरण जो अखिलेश जी ने किया, फिल्म सिटी बनाया, बहुत कुछ किया। हम ये पूछ रहे थे कि लखनऊ में अब जो सरकार आती है, लखनऊ के रहने वाले हैं आप, उस लिहाज से मैं जानना चाहता हूँ कि क्या काम होने चाहिए, क्या अपेक्षाएं हैं सरकार से? पहली तो अपेक्षा यही है जो गड्ढा भर के भर दिया है पूरे लखनऊ की सड़कों पर, और मर गए हैं कि चालान भी आते रहे, गड्ढे में भी बचा कि इधर से बचा एक्सीडेंट हो जाए फिर चालान भी खाएं। तो वो तो सर पहले सड़कें बनवा दें। जो 100 करोड़ ब्रजेश पाठक जी ने पास करवाया था वो अभी तक नहीं बनाए। 3 महीने की सरकार बची, उसके बाद आनी नहीं है वापस, तो करेंगे क्या 100 करोड़ का? पहले तो ये बताएं। और दूसरा काम ये करेंगे सर, जो ये जगह जगह इको गार्डन पे 12 संस्थाएं की लोग बैठ के धरना दे रहे हैं, उनका निस्तारण सबसे पहले करेगी ये सरकार। क्योंकि एक सवाल किया आपने, चूंकि लखनऊ पुराने लखनऊ से जाना जाता है और उसकी तहजीब भी वहीं से बनती है। आज पुराने लखनऊ में आप चले जाएंगे तो शर्म महसूस करेंगे। इस सरकार ने सांप्रदायिकता के नाम पे, अखिलेश जी ने जो हेरिटेज जोन बनाया था,
ठीक है, तमाम सारे आप चले जाइए घंटे घर पे, इस समय हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है और बैठने की जगह है। लेकिन इस सरकार में आप रूमी दरवाजे की छत गिरने वाली है, कोई मसाला लगाने वाला नहीं, इमामबाड़ा है, पुराने तमाम सारी चीजें जो हैंडलिंग तो सीएम फॉरवर्ड करती है, इनसे वो सीएम फॉरवर्ड को करना चाहिए, ASI का है। सरकार क्यों कराएगी? ASI के हाथों में है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि लखनऊ में जो भी जिनकी वजह से पहचान है, एटलीस्ट आप उन पर काम कीजिए। तो आज लखनऊ को संजोने की जरूरत है, लखनऊ को बचाने की जरूरत है, सांप्रदायिकता नहीं चलेगी। हजारों करोड़ का समिट करवाया हो था गया, हो मोदी जी गया, ने लखनऊ में, वो भी समाजवादी पार्टी की वजह से लाइटें लगा के करवाया था। पत्थर डाले थे मायावती ने, फूल लगाए थे अखिलेश यादव ने, और लाइटें लगाई मोदी जी और योगी जी ने। देखिए, समाजवादी का जाना और उसका आना, भाजपा का जो 27% ओबीसी का रिजर्वेशन था, वो एक कम्युनिटी, यादव कम्युनिटी, अखिलेश यादव कम्युनिटी का पूरा या था या माहौल बना दिया गया कि पूरा 27% रिजर्वेशन यादव परिवार ले रहा है। और ओबीसी की और अदर्स जातियाँ जो बीजेपी की तरफ मूव की, वो धार्मिक के लिए नहीं गई, वो अपने हक के लिए गई कि एक हमारा 27% का रिजर्वेशन एक कम्युनिटी ले रही है, वो अपने हक के लिए बीजेपी की तरफ मूव की। ये कारण रहा कि बीजेपी का आने का उत्तर प्रदेश में। ये भाई हावी बनेगा। तो ये है लखनऊ और लखनऊ के मुद्दे, और नौजवान तमाम साथी हमारे मिले, उन्होंने अपनी नौकरियों की बात की, और जो भी अगली सरकार आती है उससे ये अपेक्षा करते हैं सभी नौजवान साथी कि नौकरियों को लेकर एक फिक्स टाइम हो कि इतने दिन में नौकरी आएगी, इतने दिन में कंप्लीट हो जाएगी। नहीं होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, विभाग के खिलाफ, जो कर्मचारी हैं उनके खिलाफ, और तमाम मुद्दे उठे। ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी देखते रहिए लल्लन टॉक की यात्रा। क्या हाल है यूपी। मैं सौरभ हूँ, कैमरे के पीछे मेरे साथ जेरी हैं। शुक्रिया।